हेलो एवरीवन। आज का वीडियो रहने वाला है आरटीयू बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर का सेकेंड यूनिट का रिलेशन टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कवर करवा दिया है और सेट थ्योरी भी जो हमने कंप्लीट पढ़ ली है उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे इसके सेकंड यूनिट का रिलेशन टॉपिक, जिसके अंदर हम रिलेशन में जो भी टॉपिक्स मेंशन है आपका, चाहे डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोसेट और जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ये जितने भी टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर कर रहे होंगे। और ध्यान रहे, ये करने के बाद में आप जो पीवाईक्यूज है उनको इजीली जो है सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक के बाद में मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स करवाए उस टॉपिक से रिलेटेड, जो या तो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ चुके हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों इंक्लूड है, टॉपिक वाइज इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी शानदार रहने वाला है, बने रहिए एंड तक सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन रिलेशन से। ठीक है, कि रिलेशन होता क्या है। A relation is a way of showing how elements from one set are associated with elements from another set। और एक चीज देखो, अगर आपने सेट थ्योरी वाला अगर वीडियो नहीं देखा ना, तो फिर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। जैसे वहां पर हमने सिंबल्स के बारे में बात करी थी, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसी चीजें, सेट क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो चीजें आपको सेट थ्योरी से समझ आ रही होगी। यहाँ पर उनकी टर्मिनोलॉजी यूज होगी। ठीक है, तो एक बार उसको रेफर करें और आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या हुआ, एक तरीका हुआ क्या बताने का कि भाई किस तरह से एलिमेंट एक सेट से किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएटेड है ना। इन कंप्यूटर साइंस रिलेशंस आर द बैकबोन ऑफ डेटाबेस, ग्राफ थ्योरी एंड फॉर्मोलॉजी की थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें आप इन्हें लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में। एक्चुअल आप इसको जो है डिफाइन कैसे कर रहे होंगे कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, कि अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई है और एक सेट बी है जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर अ बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, कोई भी बाइनरी रिलेशन आर सेट ए से सेट बी तक इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, ये भी हमने सेट थ्योरी के अंदर डिस्कस करा है। क्या होता है, जब सारे एलिमेंट्स का एक दूसरे वाले सेट के साथ में रिलेशन बताते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं ए और बी, और उनके बीच में बाइनरी रिलेशन आर जो होता है वो ए टू बी के लिए सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। यानी हमने कोई भी रिलेशन बनाया ए टू बी, वो हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किस तरह से होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर लिख रखा है जयपुर एंड नागौर। ठीक है, एक दूसरा सेट है जिसमें लिख रखा है झोटवाड़ा एंड डे। ठीक है, अब इनका अगर सेट बनाए तो क्या बन रहा होगा, पहले जयपुर टू झोटवाड़ा एंड जयपुर टू डे, ये दो जो है उनका रिलेशन आ जाएगा। फिर एक आ जाएगा नागौर टू जोटवाड़ा एंड नागौर टू डे, ये दो रिलेशन आ जाएंगे। तो कार्टेशियन जो आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें टोटल कितने रिलेशंस दिख रहे हैं, यहाँ पर चार दिख रहे हैं। ठीक है, चार इनके एक दूसरे के साथ एसोसिएटिविटी दिख रही है। अब हमने एक रिलेशन बताया कि इधर जो है डिस्ट्रिक्ट आएगा और इसके बगल के अंदर, इसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सिटी है या विलेज है उसका नाम आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका ऐसा अगर हम रिलेशन बनाने चले तो ध्यान से देखिएगा, जयपुर के अंदर आता है जोटवाड़ा, तो एक ये बन गया इनके बीच का एसोसिएटिविटी, और एक नागौर से डे की एसोसिएटिविटी बन गई। तो अब ये कितनी बन रही है, दो ही बन रही है इस रिलेशन की। तो क्या ये रिलेशन, इस जो हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए टू बी का, क्या उसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर चार जो एसोसिएटिविटी थी और इनमें से यहाँ पर सिर्फ दो ही ली गई है। ठीक है, तो ये होता है कि भाई जो आपका कोई भी रिलेशन आ रहे ए टू बी सेट के अंदर वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। नेक्स्ट यहाँ पर लिख रखा है कि इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू बी, वी राइट इट एज ए रिलेटेड टू बी, या फिर ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट ए है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और अगर कोई एलिमेंट बी है जो बिलोंग कर रहा है सेट बी से, इट मीन्स कि एलिमेंट ए और एलिमेंट बी का दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। अब क्या होता है जब रिलेशन नहीं होता है, जब रिलेशन नहीं होता है तो हम उसको कैसे जो है डिनोट करते हैं, या तो हम ए रिलेटेड टू बी लिख रहे थे उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे लिखकर, या फिर जो बिलोंग्स टू का साइन होता है उसे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ये भी हमने सेट थ्योरी के अंदर कवर कर दिया। अब इसके अंदर देखो कुछ बेसिक चीजें, एक डोमेन हो गया, एक रेंज हो गया। डोमेन किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, कि किसी रिलेशन के फर्स्ट वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इस तरह से जब दो उनका रिलेशन दिखाते हैं, इधर अपना सेट ए होता है और इधर अपना सेट बी होता है, और कुछ ना कुछ इनके बीच में एसोसिएटिविटी हो रखी होती है। ठीक है, तो इस तरफ डोमेन ए के अंदर ये जो फर्स्ट वाला है, इस वाले सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा।
और वहीं पर रेंज क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट आर, रिलेशन आर। तो ये जो दूसरे वाला है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहला रहे होंगे, रेंज कहला रहे होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। नेक्स्ट आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमको कुछ इस तरह से दे रखा है कि ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या होते हैं, सेट होते हैं, क्योंकि हम इन जनरल सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और स्मॉल जो है लेटर्स है इनको किससे डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से जो है डिनोट कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और मान लो अपने पास में एक सेट है और एक सेट बी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए का एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है और जो बी एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है भाई, ये ए के एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और ये बी के एलिमेंट है जो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। अब इनका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक दूसरे के साथ में रिलेशन कर देते हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है। तो देखो जैसे पहले वन है, वन आपका ए के साथ में भी रिलेट हो रहा होगा और वन का रिलेशन बी के साथ में भी होगा, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक इसी तरह से अब टू के लिए कर रहे होंगे, तो टू का रिलेशन ए के साथ में भी बन रहा होगा और टू का रिलेशन बी के साथ में भी बन रहा होगा। तो जब सारे एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन बनता है वो होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके अंदर एक आता है फाइनाइट सेट्स इक्वेशन। अब ये क्या रहता है कि भाई एग्जांपल के थ्रू समझो, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, फाइनाइट सेट है और इनका एग्जांपल है। सबसे पहली चीज हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली अभी तक, एक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, तो हम देख रहे होंगे इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने रिलेशन टॉपिक देख लिया, हम इनका रिलेशन देख रहे होंगे। देन हमने इसकी डोमेन और रेंज की बात कर ली, वो देख रहे होंगे। इस एग्जाम्पल से आपको चारों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अंदर ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ हमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, ए के अंदर वन है, तो मैं वन को रिलेशन ए के साथ में भी करना है और वन का रिलेशन बी के साथ में भी करना है। तो वन कोमा ए और वन कोमा बी लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट है बी। बी का रिलेशन ए के साथ में भी करना है और बी का रिलेशन बी के साथ, सॉरी टू का रिलेशन ए के साथ में भी करना है और टू का रिलेशन बी के साथ में भी करना है। तो टू कोमा ए और टू कोमा बी हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट पर ध्यान देते हैं, वो क्या है, थ्री है। तो थ्री का जो रिलेशन है ए के साथ में भी और थ्री का इसके बी के साथ में भी, तो थ्री कोमा है थ्री कोमा बी। जब सारे एलिमेंट्स का सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के साथ में रिलेशन बन जाता है तो वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये ए क्रॉस बी लिखते हैं इसको। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं रिलेशन। अब हो सकता है इसका रिलेशन कुछ इस तरह से हो कि ये अपने पास में सेट ए है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अपने पास में सेट बी है जिसके अंदर इसके एलिमेंट्स ए कोमा बी लिखे हुए हैं। तो अब ये जो रिलेशन 1 कोमा ए है इसको हम कुछ इस तरह से दिखा रहे होंगे, 1 कोमा बी को कुछ इस तरह से दिखा रहे होंगे। अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स की अगर हम बात कर ले, बाकी कुछ आप बना सकते हो। हम अगर 2 का रिलेशन दिखाए तो बी के साथ में दिखा सकते हैं, 3 का दिखाए तो बी या फिर ए किसी एक के साथ में दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इनका रिलेशन होता है। तो जो भी रिलेशन दिया हुआ होता है कि भाई ये वाला एलिमेंट उसके साथ में होगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट कोई प्रॉपर्टी दी नहीं है, एग्जैक्ट कोई यहाँ कंस्ट्रेंट लगाया नहीं है कि भाई ये वाला रूल फॉलो होना चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से रिलेशन कुछ भी लिख सकते हैं। अब डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या होता है, जो सेट है लेफ्ट तरफ वाला जो सेट होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर्ड सेट होता है। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, ये क्या हो गया आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है, राइट साइड में जो भी हमने सेट लिख रखा होता है जिसके साथ में इनका रिलेशन बन रहा है उनका ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या होता है, रेंज कहलाता है। तो ए कोमा बी इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, डिविजिबिलिटी जो है रिलेशन। अब डिविजिबिलिटी रिलेशन क्या होता है कि लेट एक सेट दे रखा है हमको ए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एक्स डिवाइड्स वाई। हमें एक सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, कि एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 2 3 4 और 6, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या दिया है कि रिलेशन ए के साथ में तब स्टेब्लिश होगा कब, जब एक्स जो है वाई से डिवाइड हो रहा होगा। यानी एक्स जो एलिमेंट्स है वो जब वाई को डिवाइड कर पा रहे होंगे तब वहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। इसको हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख रहे होंगे। हमने सेट्स की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म देखी है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है ना, तो अपनी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रखी है। अभी क्या बोल रहा है कि रिलेशन एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डिवाइड्स वाई। जो एक्स से वाई को डिवाइड भी कर रहा है और ये दोनों के दोनों सेट ए से बिलोंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेट के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने को सेट दे रखा है 2 3 4 और 6, तो हमें देखना है वो एलिमेंट्स का रिलेशन जो कि बाद वाले को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम 2 का रिलेशन 2 के साथ में बनाते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दोनों ही ए से ही बिलोंग कर रहे होंगे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम 2 का देखते हैं, क्या 2 2 को डिवाइड कर रहा है। 2 अगर x माने हैं और 2 को ही हम y माने हैं तो क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसका एक बन गया। अब 2 का 3 के साथ में चेक करेंगे। अब y अगर हम 3 माने और ये x अपना 2 ही रहे तो क्या 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता है।
अगर अब y अपना 4 हो जाता है यहाँ पर, तो ये 2 4 को डिवाइड कर पा रहा है, तो इसको हमने सेट में इंक्लूड कर दिया। 2 को 6 के साथ में देखते हैं, अपना y की वैल्यू अगर 6 कर दें तो 2 डिवाइड करता है 6 को, बिल्कुल करता है। तो ये अपना 2 के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे वो हमने सारे के सारे देख लिए। ऐसे ही हमें 3 के लिए और बाकी के रिमेनिंग के लिए चेक करना है, तो 3 का चेक करते हैं। सबसे पहले क्या 3 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। क्या 3 खुद को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या 3 4 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। डिवाइड मतलब एग्जैक्ट डिवाइड करता है क्या? तो यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है। क्या 3 जो है 6 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 3 2 6 होता है, तो इसका एक रिलेशन आ गया। अब 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे थे सारे एलिमेंट्स के साथ में, वो हमने देख लिए। नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं 6 के लिए। अब क्या 6 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, छोटा है। सॉरी, अभी 2 के बाद 3 के बाद 4 आ गया ना। हम 4 के लिए चेक करते हैं, तो क्या 4 जो है 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 2 छोटा रह गया, तो इसका रिलेशन नहीं आएगा। क्या 4 जो है 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 4 खुद को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 4 1 4, तो इसका रिलेशन आ गया। क्या 4 6 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 3/2 उसका आंसर रह जाएगा। तो 4 के साथ में जितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे, जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा था, वो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 6 के लिए। क्या 6 2 को डिवाइड करता है? नहीं। क्या 6 3 को करता है? नहीं। क्या 6 4 को करता है? नहीं। क्या 6 खुद को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 6 1 6, तो यहाँ 6,6 आ जाएगा। क्या जाएगा? 6,6 आ जाएगा। तो ये अपना रिलेशन हो गया। इस तरह का एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होती है, या फिर इस तरह से आपको नॉर्मल लिख रखा होता है। आपको उसका रिलेशन बनाना है, और हो सकता है कि बोलेगी इनको जो है आप विजुअल फॉर्म के अंदर भी दिखाओ, तो आप इधर क्या लिख दोगे? 2 आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। इधर भी आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। और इनके बीच में जब रिलेशन दिखाना होगा, तो सबसे पहले देखो 2 का रिलेशन दिखाते हैं। तो 2 का 4 के साथ में है, 2 का 2 के साथ में है, और 2 का जो है 6 के साथ में भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन दिखा देते हैं 3 का रिलेशन। 3 का देखो 3 के साथ में है, और 3 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन दिखा देते हैं 4 का रिलेशन। तो 4 सिर्फ 4 को डिवाइड कर रहा है। और नेक्स्ट अपन दिखा देते हैं 6 का रिलेशन। तो 6 जो है सिर्फ 6 को डिवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बना सकते हो सकता है इसका आपको डायग्राफ बनाने के लिए बोल दे। अब डायग्राफ के अंदर क्या रहेगा आपका? इधर 2 नोड आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 नोड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6। ये 4 के 4 आपके एलिमेंट्स है, चारों नोड आ जाएगा। कौन सा किसके साथ रिलेशन है उसके साथ में उसका रिलेशन दिखाते हैं। जैसे 2 को कर रहा है तो 2 के ऊपर लूप बन जाएगा। 2 4 को कर रहा है तो 2 से 4 की डायरेक्शन में एक एरो चली जाएगी। 2 6 को कर रहा है तो 2 से 6 की डायरेक्शन में एक एरो चली जाएगी। ऐसे ही हम 3 का चेक कर रहे होंगे, तो 3 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, तो पहली बात तो इसके ऊपर एक सेल्फ लूप बन जाएगा। फिर 3 6 की तरफ हो रहा है, तो 3 6 की तरफ एक एरो चले जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम 4 का देख रहे होंगे, 4 4 के साथ रिलेशन है, तो 4 को 4 के ऊपर सेल्फ लूप बना देंगे। और इसी तरह से 6 का चेक कर रहे होंगे, 6 का 6 के ऊपर वो बन जाएगा। तो ये आपका बनता है डायग्राफ, जो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है। बाकी अभी डायग्राफ हम आगे थोड़ा और देख रहे होंगे, जब रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे रिलेशंस का, जो रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक यही आगे देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हम जो है रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक आपका देखो रोस्टर फॉर्म होता है पहली चीज, जिसके अंदर हम सेट्स को लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम जो लिस्ट लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, जैसे हमने यहाँ पर ये लिस्ट लिखी, ये आपका कैसा है, आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा तरीका होता है रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है मैट्रिक्स फॉर्म। इसका एक दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं रिलेशन मैट्रिक्स। अब इसमें क्या रहता है कि जिस भी एलिमेंट का सेट ए के अंदर दूसरे सेट में जिस दूसरे एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसकी हम उसमें तो लिखते हैं 1, और अगर स्टैब्लिश नहीं होता है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4, और ये वाला, इसको मैं अगर यहाँ से हटाऊं, तो ध्यान से देखो इसकी मैट्रिक्स कैसे बन रही होगी। सबसे पहले हमें जो एलिमेंट्स है वो लिख लेने कुछ इस तरह से, 2 3 4 और 6 मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर भी रो के उसमें भी लिख लेना है, 2 3 4 और 6 हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम रिलेशन चेक कर रहे होंगे 2 वाला। तो 2 का 2 के साथ में रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। 2 का फिर 4 के साथ में बन रहा है, तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ पर आपका रिलेशन बन रहा है। और 2 का 6 के साथ में बन रहा है, जो रिलेशन कहाँ नहीं बन रहा है, तो रिलेशन नहीं बन रहा है आपका 2 का 3 के साथ में, यहाँ हम क्या मेंशन कर देंगे, 0 मेंशन कर देंगे। इसी अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे होंगे 3 वाला। अब देखो 3 का 3 के साथ में रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है, यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 3 का 6 के साथ में रिलेशन है, तो यहाँ 3 और यहाँ 6, यहाँ 1 आ जाएगा। बाकी जो भी आपका रिमेनिंग है वहां पर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, कि इनके भी साथ में रिलेशन नहीं बन रहा है। ये हम क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसी तरह से जो है मैट्रिक्स बनती है। नेक्स्ट अपना 4 का चेक करते हैं। तो 4 का सिर्फ 4 के साथ रिलेशन बन रहा है, यानी सिर्फ यहाँ पर 1 आ रहा होगा। बाकी जो भी रिमेनिंग लोकेशन है वहां पर क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 0 आ जाएगा।
इसी तरह से 6 का चेक कर लेते हैं। तो 6 का देखो, 6 का जो है सिर्फ 6 के साथ रिलेशन बन रहा है। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, ये हमको जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है हमने, ये रिलेशन लिखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब देखो 6 का 6 के साथ में रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ तो सिर्फ अपन 1 लिख देंगे, बाकी जो भी रिमेनिंग लोकेशन है वहां पर अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अपना क्या है, इसी रिलेशन का मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। यही होता है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या फिर रिलेशन मैट्रिक्स। यहाँ पर आप समझ सकते हो एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के अंदर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1,2, बी के अंदर दे रखे हैं ए, बी, और उनका एक रिलेशन दे रखा है कि ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 जो है बी से बिलोंग कर रहा है। ये इनका रिलेशन दे रखा है। तो अब इनकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिए, जो सेट बी के एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब ऊपर वाले में आप बोलोगे मैम आपने दोनों जगह सेम ही लिखे हैं, तो दोनों जगह सेट तो सेम ही था, ए का रिलेशन हम ए के साथ में भी तो चेक कर रहे थे, तभी दोनों तरफ सेम लिख दिया। वरना जो फर्स्ट सेट होता है वो आपका इस तरफ लिख देते हैं कॉलम वाइज में, और यहाँ पर लिख देते हैं आपका फर्स्ट वाली रो जो है आपकी सेकंड सेट की आ जाती है। अब रिलेशन चेक करते हैं ना। सबसे पहले चेक करो 1 रिलेशन बना रहा है ए के साथ में और किसी के साथ में नहीं बना रहा है, तो 1 का रिलेशन ए के साथ में बन रहा है तो यहाँ 1 आ गया। बट 1 जो है बी के साथ में कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो यहाँ अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं 2 का। 2 रिलेशन बना रहा है बी के साथ में, ए के साथ में कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो 2 जो है ए के साथ में कोई रिलेशन नहीं बना रहा, तो यहाँ 0 आ गया। अब 2 जो है बी के साथ में रिलेशन बना रहा है, तो इसकी जगह ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। जहां 1 होता है इट मीन्स कि वहां रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जहां 0 होता है इट मीन्स कि वहां रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई होप कि अब आपके पास में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आसानी से रिप्रेजेंट करके आ पाओगे। अगला आपका आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसे डायग्राफ बोलते हैं। ये भी आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम डायरेक्शंस के थ्रू वो कर रहे हैं। तो ये डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ इसे बोलते हैं। फॉर अ रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट ए, एलिमेंट्स आर नोड्स एंड एरोज फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंटेशन वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी एक सिंगल सेट ए के अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो तो नोड्स की तरह काम कर रहे होते हैं, और जो ए से बी के बीच में जो रिलेशन होता है, जो उनके बीच में कि कौन सा किसकी तरफ जा रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर किस तरह का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, आपको एक सेट दे दिया रहेगा ए, और बोल रहे होंगे कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कि इस सेट ए के ऊपर एक रिलेशन है जो डिफाइन हो रखा है किससे, रिलेशन इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यानी एक्स कॉमा वाई का ऐसा रिलेशन बन रहा है इसके अंदर दो एलिमेंट्स का, कि जब उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसा रिलेशन आपको बनाना है। तो चलो हम ट्राई करते हैं बनाने का, कैसे बन रहा होगा। सबसे पहले देखो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हम इनिशियली जो भी अपना सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है हमें वहां से स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 का। अब 1 के साथ में क्या 2 को ऐड करने पर अपना 5 आ जाएगा, नहीं, 3 ही रह जाएगा। 1 को 3 के साथ ऐड करने में क्या 5 आएगा, नहीं। 1 को 4 के साथ में करने में बिल्कुल 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। तो 1,4 पहला बन गया। अब एक के साथ में जितने भी एलिमेंट्स थे हमने सबके साथ में चेक करके देख लिया, तो अपना ए का काम जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट अब अपन चेक करते हैं 2 के साथ में। तो देखो 2 को चेक करो, क्या 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 5 आएगा, नहीं। क्या 2 को 3 के साथ में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल। 2 और 3 5 होता है। तो दूसरा अपना क्या बन जाएगा, 2,3 का एक रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन, क्या 2 को 4 के साथ में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, 6 आ जाएगा। बट हमारा वो रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा होगा, तो हमने 2 का भी सारा जितना कॉम्बिनेशन बन सकता था हमने सारा का सारा ट्राई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं 3 का। क्या 3 को 1 के साथ ऐड करने पे 5 बन रहा है, नहीं। क्या 3 को 2 के साथ करने में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। 2,3 का मतलब है कि 2 से 3 की तरफ एरो जा रही है, और 3,2 का मतलब है कि 3 से 2 की तरफ एरो जा रही है। दोनों का फर्क अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन पर डिफर हो गया। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यार मैम 2,3 तो लिखते 3,2 क्यों लिख रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्शन मैटर कर रही है। ठीक है, अब 3 का हम 3 के साथ में खुद के साथ में देखते हैं, तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर नहीं होता है। और 3 का 7 के साथ में देखते हैं, तो क्या 3 और 4 7 होगा, मतलब 5 होगा, नहीं, वो तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी रिलेशन नहीं बन रहा होगा। तो 3 के साथ में भी जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे हमने वो सारे के सारे देख लिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 4 के साथ में। स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल से। 4 का 1 के साथ में कॉम्बिनेशन बनाए तो बिल्कुल भाई 4 और 1 5 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4,1 आ जाएगा, जो 5 हो जाएगा। 4 और 2 का चेक करें तो वही 6 हो गया। 4 और 3 का चेक करें तो 7 हो गया। 4 का खुद के साथ में चेक करें तो 8 हो गया। तो ये हमको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमने वो रिलेशन बना लिया। ये अपना रिलेशन बन रहा होगा इस गिवन सेट ए से और इस गिवन कंडीशन रिलेशन की वाली से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन
लिख दिया 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। तो पहला काम तो अपना हो गया कि हमें फाइंड आर करना था, हमने आर फाइंड कर दिया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स डोमेन, अब आप इसका जो है डोमेन भी फाइंड करो। अब डोमेन क्या होता है भाई, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सेट लिखा हुआ होता है और उसके अंदर जिनका भी आगे कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सारा का सारा डोमेन के अंदर आता है। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। सेट बी के अंदर भी मेरे पास यही एलिमेंट्स है क्योंकि खुद का खुद ही के साथ में रिलेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका डोमेन हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड इट्स रेंज, इसकी रेंज भी फाइंड करो। अब रेंज क्या होता है, जो RHS के अंदर लिखा हुआ है तो उनका सेट ऑफ ऑर्डर। हम पहले इसके लिए इसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो देखो 1 का 4 के साथ में, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 4 के साथ में। 2 का है 3 के साथ में, 2 का रिलेशन किसके साथ में, 3 के साथ में। 3 का है 2 के साथ में, 3 का रिलेशन किसके साथ में, 2 के साथ में। और 4 का है 1 के साथ में, 4 का रिलेशन किसके साथ में, 1 के साथ में। तो आप इसको 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं और 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। तो आपका रेंज क्या आ जाएगा, आप चाहे इस ऑर्डर में लिखे आए, इस ऑर्डर में लिखे आए, एक ही बात है, ठीक है। फिर इन्होंने एक और चीज पूछी इसी क्वेश्चन के अंदर कि रिप्रेजेंट इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, की इसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करो। तो जिन जिन का रिलेशन बन रहा है वहां पर तो हमें 1 लिखना है और जहां जहां नहीं बन रहा है वहां हम क्या लिख रहे होंगे, 0 लिख रहे होंगे। तो ध्यान से देखो, हमने जो है इसकी, क्योंकि अब इसके अंदर रो भी वही है और कॉलम भी वही है, यानी सेट ए और बी दोनों वही है, रेंज के अंदर भी वही एलिमेंट्स है और आपके डोमेन के अंदर भी वही एलिमेंट्स है। तो दोनों तरफ हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख लिया। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, 1 का किसके साथ रिलेशन बन रहा है, सिर्फ 4 के साथ बन रहा है। तो 1 का 1 के साथ नहीं बन रहा तो यहाँ 0 आ गया। 1 का 2 के साथ भी नहीं बन रहा तो यहाँ 0 आ गया। 1 का 3 के साथ भी नहीं बन रहा तो यहाँ 0 आ गया। 1 का किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, यानी जहां रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है वहां हम 1 को डिनोट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो 2 का 3 के साथ में रिलेशन बन रहा है। ये हम मैट्रिक्स बनाते टाइम देखते कहां से, जो अपना रिलेशन वाला सेट होता है वहां से देख रहे होते हैं कि जो रिलेशन का सेट है वहां से हमें एलिमेंट्स को देखना है किसका किसके साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब देखो 2 का सिर्फ 3 के साथ में बन रहा है, देखो 2 का 1 के साथ भी नहीं बन रहा है तो 0 आ गया। 2 का 2 के साथ भी नहीं बन रहा है तो 0 आ गया। 2 का 3 के साथ में रिलेशन बन रहा है तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। बाद में 2 का 4 के साथ भी नहीं बन रहा है तो इसकी जगह 0 आ गया। नेक्स्ट 3 का चेक करते हैं, 3 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ में बन रहा है। 3 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है तो 3 का 1 के साथ नहीं बन रहा तो यहाँ 0 आ गया। 2 के साथ बन रहा है तो 1 आ गया। 3 के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है तो यहाँ 0, और 4 के साथ भी नहीं है तो यहाँ 0 आ गया। नेक्स्ट 4 का चेक करते हैं, 4 का सिर्फ खुद ही के साथ बन रहा है। 4 का जब खुद के साथ बन रहा है तो यहाँ सिर्फ इकलौती जगह 1 आ गया, क्योंकि इधर 4 है और इधर 1 है तो यहाँ रिलेशन में 1 आ गया। बाकी सारी जगह क्या आ गया, 0 आ गया। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, किस तरह से सेट दे देंगे और ये सारी चीजें निकालने को बोलेंगे। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर इजी लेवल का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसके अंदर मैं कुछ चीजें और इंक्लूड कर देती हूँ, जैसे आपको मान लो कि पूछ लिया होता कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाती। 1 का सबके साथ में रिलेशन, 1 का 2 के साथ में भी, 3 के साथ में भी, 4 के साथ में भी और खुद के साथ में भी। तो 1 का 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। फिर 2 का रिलेशन, 2 का 1 के साथ में, खुद के साथ में, 3 के साथ में और 4 के साथ में। तो 2 का 1 के साथ में, फिर 2 का खुद के साथ में, यानी 2 के साथ में, फिर 2 का 3 के, 2 के 4 के साथ में। इसी तरह से 3 और 4 का रिलेशन है जो इनके साथ में चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो, और इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं कि इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज m एलिमेंट्स, हाउ मेनी बाइनरी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। कि अगर सेट ए के अंदर जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर सेट बी के अंदर जो है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इन दोनों के बीच में पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो आपको पता है जब सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स और बी के अंदर ए में n और बी में m एलिमेंट्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, n इंटू m होते हैं। और क्योंकि जितने भी इसमें रिलेशन बन रहे होंगे वो सारे के सारे इसके सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स a इंटू बी के अंदर या a क्रॉस बी के अंदर कितने होते हैं, 2 की पावर n इंटू m होते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसकी पावर 2 की पावर, वो जो भी नंबर आया है मल्टीप्लाई करके उसको लिखना है, वो होता है। इस तरह का 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड रिलेशन। रिलेशन और फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑल्दो फंक्शन आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक यानी रिलेशन ये कंप्लीट होने के बाद में इसमें जितने भी सब टॉपिक्स है उसके बाद में आपका आता है फंक्शन यहाँ पर। तो ऐसा बेसिस है, यहाँ पर डिफरेंस पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो भाई रिलेशन क्या होता है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एन एलिमेंट इन ए कैन बी रिलेटेड टू 0, 1 और मल्टीपल एलिमेंट्स इन बी। कि अगर ए क्रॉस बी का कोई भी एक आपका जो वो बन रहा है, ठीक है, रिलेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ए के अंदर का एलिमेंट बी के अंदर के एलिमेंट से हो सकता है किसी से रिलेटेड ना हो
हो सकता है किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड हो। ये तो आपका रिलेशन हो गया। और वहीं पर फंक्शन क्या होता है, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन बी। वहीं पर रिलेशन ये हो गया कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि ए के अंदर एलिमेंट बी के अंदर से हो सकता है ना हो रिलेटेड, हो सकता है एक से और हो सकता है बहुत ज़्यादा से हो, बट फंक्शन वो तब कहलाएगा जब एग्जैक्टली ए सेट का हर एलिमेंट एग्जैक्टली बी सेट के हर एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, उसे फंक्शन बोल रहे होंगे। बेसिक सी डेफिनेशन है, बाकी इन डिटेल जब हम फंक्शन टॉपिक को कवर कर रहे होंगे वहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, 2 नंबर के अंदर ये भी थोड़ा इंक्लूड हो सकता है कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज फंक्शन, कि हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है, हर फंक्शन क्या होगा, एक रिलेशन होगा, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। हर रिलेशन फंक्शन कैसे नहीं होगा, क्योंकि यार रिलेशन के अंदर तो वो चीज़ें भी आ रही है जो कनेक्टेड नहीं है और मल्टीपल कनेक्शंस भी आ रहे हैं, बट फंक्शन के अंदर 1 to 1 कनेक्शन होता है ना, और सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे उससे जो है कनेक्टेड होने चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट से सामने वाले से। तो इसीलिए बोल रहा है कि हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, होता है, बट हर रिलेशन जो है फंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक ये छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन रहे होंगे, तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन रहे होंगे 2 की पावर n की पावर 2, 2 की पावर n स्क्वायर, ये इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन रहे होंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझोगे तभी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और पोसेट वाला टॉपिक समझ आ रहा होगा, जहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, और काफ़ी अगर समझने बैठोगे तो काफ़ी ईजी है। हम इनको जो है एग्जाम्पल्स के साथ में और क्वेश्चन के साथ में कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक जो है फिनिश होता है कि आपका जो है ये होता है क्या है, डेफिनेशन, और इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेशन के ऊपर, वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट आ रहा है अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन, और इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो देख रहे होंगे। तो उससे पहले हम जो है टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ रिलेशन आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि कोई भी 2 सेट और वो रिफ्लेक्सिव कब होंगे, या फिर कोई एक सेट है वो खुद के अंदर रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि कोई भी रिलेशन आर जो है एक सेट ए के ऊपर वो तब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जब वो सेट ए खुद से ही रिलेटेड होगा, यानी खुद का इसका जो भी यहाँ का एलिमेंट है खुद ही के सेट से वापस क्या होगा, रिलेटेड होगा। कुछ इस तरह से इसको डेफिनेशन लिखते हैं मैथमेटिकली कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन आर, और ये वाला ए है आपका सेट ए, और ये छोटा छोटा ए जो लिखा है इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और ये जो उल्टा ए करके लिखा है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है, या फिर जहाँ जो मैंने यहाँ पर बोली कि जब हर एलिमेंट खुद से क्या होगा, खुद से ही जब रिलेटेड होगा तो उसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। इसका खुद क्या मतलब क्या होगा, कैसे होगा खुद से रिलेटेड, तो ऐसे समझो कि अपने पास में एक सेट है 1, 2, 3 है ना। अब खुद से रिलेटेड यानी 1 का खुद से रिलेशन कब होगा, जब 1, 1 लिखा होगा, तो यहाँ देखो 1, 1 लिखा हुआ है। 2 का खुद से रिलेशन कब होगा, जब 2, 2 लिखा हुआ होगा, तो ये 2, 2 हो गया। 3 का खुद से रिलेशन कब होगा, जब 3, 3 लिखा हुआ होगा, तो यहाँ 3, 3 हो गया। बाकी चीज़ें क्या लिखी हुई क्या नहीं लिखी हुई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका 1, 1 भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 2 मेंशन है तो 2, 2 भी होना चाहिए, यानी जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए अगर प्रेजेंट है उस रिलेशन में तो हम उसे बोल रहे होंगे रिफ्लेक्सिव। यहीं पर समझ लो ये जो सेट लिखा हुआ है कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, है ना। और इसी सेट को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊं, इस सेट को मैं अगर ऐसे लिख देती, जो आपका रिलेशन का सेट है, मैंने यहाँ लिख दिया होता 1, 1 और यहाँ लिख दिया होता 2, 2 और यहाँ लिख दिया होता 3, 1, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव होता, नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्योंकि 1, 1 प्रेजेंट था, 2, 2 प्रेजेंट था, बट अगर यहाँ पर 3, 3 और प्रेजेंट होता तो हम बोलते उसे रिफ्लेक्सिव है, बट यहाँ तो 3, 1 प्रेजेंट है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोल रहे होंगे। अब इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हमने इसका डायग्राफ के अंदर देखा, हमने मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखा और हमने नॉर्मल रोस्टर फॉर्म के अंदर देखा, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म होगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपन डायग्राफ में देख लेते हैं। डायग्राफ का क्या मतलब था, डायरेक्टेड ग्राफ। जब हम उसके एजेस की किसके साथ में क्या रिलेशन बन रहा है उसके साथ में वो जब वो रिलेशन दिखाते हैं डायरेक्शन के थ्रू तब उसे बोलते हैं डायग्राफ। तो अब अपने पास में देखो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एक है अपने पास में एक है अपने पास में 2 और एक है अपने पास में 3, यही 3 एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पर देखो 1 का रिलेशन किसके साथ में बन रहा है, 1 के साथ में बन रहा है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ में बन रहा है, 1 के साथ में बन रहा है। 2 का किसके साथ में बन रहा है, 2 के साथ में बन रहा है। और 3 का किसके साथ में बन रहा है, 3 के साथ में बन रहा है।
तो ये अपना नॉर्मल किसी भी एग्जैक्ट डायरेक्ट जो अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसका डायग्राफ कैसा बन रहा होगा कि जितने भी नोड्स होंगे वो क्या होंगे, खुद से ही खुद के ऊपर लूप बना रहे होंगे। बट इस रिलेशन में एक और चीज़ एक्स्ट्रा मेंशन है, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो, बाकी उतना मैटर नहीं कर रहा है। बाकी जितने भी रिफ्लेक्सिव होते हैं उनका खुद का नोड खुद के ऊपर क्या कर रहा होता है, डायग्राफ बना रहा होता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा भाई, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स उसमें 1 हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर 3 तक ही एलिमेंट्स है, तो ये वाले पे ध्यान मत दो, 4 वाले पे 4 होते 5 होते, तो वो भी क्या होता है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं 0 होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो अब 1 का रिलेशन बन रहा है 1 के साथ में, तो 1 का 1 के साथ बन रहा है तो वहाँ तो हमने 1 लिख दिया। क्या 1 का कहीं 2 के साथ बन रहा है, नहीं, तो वहाँ 0 लिख देंगे। 3 के साथ भी नहीं बन रहा तो 0 लिख देंगे। ऐसे ही 2 का चेक करेंगे, 2 का 2 के साथ बन रहा है, ना तो 2 का 1 के साथ बन रहा है, ना 2 का 3 के साथ बन रहा है। तो 2 का सिर्फ 2 के साथ बन रहा है, वहाँ हमने 1 लिख दिया, बट 2 का 1 के साथ में नहीं बन रहा है, तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। और 3 का 3 के साथ में बन रहा है, तो 3 का 3 के साथ में बन रहा है, यहाँ 1 लिख दिया, बाकी यहाँ और यहाँ 0 आ गया। एक चीज़ ध्यान दो, इस रिलेशन में 1 का 2 के साथ में बन रहा है, तो यहाँ पर जब इस 1 का इस 2 के साथ में रिलेशन बन रहा है तो यहाँ पर और 1 आएगा, ठीक है। बट जो आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैट्रिक्स बनती है उसमें एक चीज़ मैंडेटरी होती है कि जो भी आपका डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप आपको टॉपिक्स कॉन्सेप्ट जो ये समझ आया होगा। अगला टाइप आता है आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब नॉर्मल सी बात है, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव होगा। मतलब क्या होगा कि A, उस रिलेशन R से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तब उसको हम जो है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, एक अगर रियल लाइफ का एग्जांपल देखें तो एक ऐसा रिलेशन है इज टॉलर देन इज इररिफ्लेक्सिव। आपको बोल दिया कि आपकी हाइट है, जो आपकी हाइट आपको पता है आपकी हाइट कितनी है, और आपको बोल दिया कि क्या आपकी हाइट से लंबी है। मतलब सोच के देखो, आपकी हाइट आप ही की हाइट से लंबी कैसे हो सकती है, बराबर ही तो है, आप ही की तो हाइट है, दोनों बार आप ही की हाइट मेजर हो रही है, तो वो लंबी कैसे हो सकती है। तो ये होता है आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कि आप खुद से बड़े नहीं हो सकते, है ना। ये आपका रिलेशन कौन से में आएगा, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा। अगला आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, किसी सेट ए के ऊपर रिलेशन आर तब सिमेट्रिक कहलाएगा जब इफ व्हेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी, यानी जब ए आपका रिलेटेड है बी से तो बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पर कंपलसरी है कि बी भी किसी से रिलेटेड हो, ए से रिलेटेड हो, यानी दोनों के बीच में बाई डायरेक्शनल रिलेशन होगा, तब उसको हम बोल रहे होंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देन इट मस्ट बी कि बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये भी कंपलसरी है कि बी कोमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा हो। ऐसे समझो इज सिबलिंग ऑफ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल है ऐसे कि आपका ए नाम का कोई लड़का है जो आपका भाई लगता है। इट मीन्स कि ए आपका क्या है, सिबलिंग है, या फिर आप उस ए की क्या हो, सिबलिंग हो। तो ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है कि वो भी आपके भाई लगता है यानी वो आपका सिबलिंग है, और आप भी उसके कुछ ना कुछ लगते हो यानी वो आप उसके सिबलिंग लग रहे हो, ठीक है। इसका डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनता है, इफ देयर इज एन एरो फ्रॉम ए टू बी देयर मस्ट बी रिटर्न एरो बी टू ए। यानी इसके डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर किसी नोड ए से नोड बी की तरफ अगर एरो जा रहा है तो ये कंपलसरी है कि वापस उस बी से ए की तरफ भी क्या आए, एक एरो आए, तब इसका डायग्राफ बनता है किसका, सिमेट्रिक डायग्राफ, सिमेट्रिक रिलेशन का। तो आप किसी भी ग्राफ को देखकर पहचान सकते हो कि अच्छा ये तो सिमेट्रिक है। कैसे पहचानोगे, जब दोनों तरफ एरोज जारी होगी। जैसे एक रिलेशन हमें दिया है 1,2,3, एक सेट दिया है हमें A 1,2,3, और इस सेट A के ऊपर रिलेशन R है 1,2, 2,1 और 3,3, और ये आपको पता है सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है, मेरे पास मैंने चेक करा A के पास में, तो मेरा रिलेशन जा रहा था A से B। तो अब कंपलसरी क्या होना चाहिए कि इसी रिलेशन सेट के अंदर कहीं ना कहीं 2,1 भी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो मैं आगे गई, मैंने चेक करा, अच्छा 2,1 तो प्रेजेंट है, मतलब ये तो हो गया। अब ये खत्म हो गया, इट मीन्स कि आगे की भी तो चेक करने में सारे ही ऐसे फुल प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अगला हमने चेक करा 3 का, तो हमने देखा मेरा 3 से 3 के पास में रिलेशन है, तो 3 का 3 से मतलब 3 का वापस 3 से भी है, वही एक ही चीज़ है, दोनों का पेयर, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम है तो एक रिलेशन बन रहा है, यानी उस पर लूप बन जाएगा। तो अब इस वाले रिलेशन का डायग्राफ कैसा बन रहा होगा, जो आप नीचे देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का डायग्राफ बनेगा। ये हमने सेट एलिमेंट ए 1 लिख दिया, ये एलिमेंट 2 लिख दिया और ये एलिमेंट 3 लिख दिया। अब 1,2 का रिलेशन कैसे दिखाएंगे कि 1 से 2 की तरफ एरो जा रही है। 2,1 का कैसे दिखाएंगे कि 2 से 1 की तरफ वापस भी जा रही है, और 3,3 का कैसे दिखाएंगे, खुद के ऊपर लूप बना देंगे, सेल्फ लूप हो जाएगा। तो ये आपको, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
कि क्या कैसे होता है जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अब इसी को समझो, ये तो ये लिखा हुआ है, अगर यही रिलेशन इस तरह से दिया हुआ होता 1,2 और 3,3, तो हमने चेक करा 3,3 तो आपस में सिमेट्रिक है कि 3 से 3 की तरफ जा रहा है और 3 से 3 मतलब खुद के ऊपर लूप बन जाएगा। बट यहाँ अगर सिर्फ 1,2 दिया हुआ होता तो यहाँ पर मिसिंग क्या होता, 2 से वापस 1 पर जाने की तो कोई एरो है ही नहीं। तो हम इस तरह का जो अगर रिलेशन सेट दिया होता तो हम बोल देते नहीं ये सिमेट्रिक है, नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सिमेट्रिक, एंटी, ये जो नॉट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला आपके पास कॉन्सेप्ट आता है असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो दोनों जो टॉपिक है असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक काफ़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसीलिए मैंने दोनों साथ में लिखे हैं। असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस जो समझ नहीं पाते, फिर भूल जाते हैं यार एंटी सिमेट्रिक कौन से वाला था और असिमेट्रिक कौन से वाला था। तो ध्यान से समझना इसको। एसिमेट्रिक क्या बोलता है कि इफ a, b बिलोंग्स टू R देन b, a कैन नेवर बी इन रिलेशन R। कि अगर a, b किसी R से, किसी रिलेशन R से बिलोंग कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि b, a उस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। यानी अगर सेट में 1, 2 है तो इस सेट में 2, 1 नहीं ही होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। तभी उसको क्या बोल रहे होंगे, असिमेट्रिक बोल रहे होंगे। क्योंकि अगर ऐसा आ गया तो क्या हो जाएगा, वो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, फिर असिमेट्रिक रहेगा नहीं। और इसके अलावा नो सेल्फ लूप अलाउड, यानी 3,3 लिखा है यहाँ पर, ये भी अलाउ नहीं है। 1,1 ये भी अलाउ नहीं है। 2,2 ये, यानी खुद का खुद के साथ में जो सेल्फ लूप है वो भी अलाउड नहीं है। तो असिमेट्रिक की दो कंडीशन हो गई, पहली कि अगर a, b लिखा है तो b, a नहीं होना चाहिए, और दूसरी कि खुद का खुद के साथ लूप नहीं होना चाहिए। अब एंटी सिमेट्रिक क्या है, ठीक है, और ये कैसे जो है असिमेट्रिक से अलग है। तो जो एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर a, b सेट R में, रिलेशन R के सेट में है, ठीक है भाई, और b, a भी R के अंदर है, ये भी ठीक है भाई, देन इट मस्ट बी दैट a इज इक्वल्स टू b। ये बोल रहा है कि अगर a, b सेट R में है और b, a भी सेट R में है तो ये कंपलसरी है कि a को और जो b है वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो अपना 1,1 वाली थी, या फिर 2,2 वाला था, या फिर 3,3 वाला था, वो ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्योंकि a, b क्या हो गया, यहाँ पर a हो गया 3 और b हो गया 3, a, b है तो b, a भी है। इस बार इस वाले 3 को b मान लेते तो इस वाले 3 को a मान लेते हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, 3 और 3 आपस में बराबर ही तो है। वही बोल रहा है आपका एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब ये होता है यू कांट हैव 2 वे एरोज बिटवीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके बीच में 2 वे एरो नहीं बना सकते, असिमेट्रिक के केस में भी और एंटी सिमेट्रिक के केस में भी, दोनों के केस में। ठीक है, आई होप यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का। एक एग्जांपल से समझो। इसके अंदर एग्जांपल आता है आपका लेस देन और इक्वल टू वाला, कि आपको ये बोल दिया कि कोई पर्सन ए है जो या तो छोटा है या बराबर है, हाइट की बात मान लेते हैं कि ए पर्सन या तो छोटा है या फिर उसकी हाइट बराबर है किसके, बी से। ठीक है, और फिर बोल दिया जो बी है ना उसकी भी हाइट या तो ए से छोटी है या फिर ए के बराबर है। तो ऐसे समझो कि ए की हाइट अगर बी से छोटी होगी तो बी की ए से छोटी कैसे हो सकती है, कि भाई एक पर्सन की हाइट दूसरे से, एक बोल रहा है कि नहीं यार मैं छोटा हूँ, दूसरा बोल रहा है कि नहीं यार मैं छोटा हूँ, तो दोनों तो एक दूसरे से छोटे नहीं हो सकते। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ये आपका होता है एंटी सिमेट्रिक का रिलेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला आपका टाइप ऑफ रिलेशन आता है, वो आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आपके मेनली कौन कौन से रिलेशन बाद में जब इक्विवेलेंस वगैरह पढ़ेंगे और पोसेट पढ़ेंगे वहाँ काम आ रहे होंगे। एक आपको ध्यान होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, एक आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन का, एक आपको पता होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का, और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन का। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब ट्रांजिटिव रिलेशन की। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ व्हेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी, कि जब भी ए रिलेटेड हो बी से, ठीक है, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, और बोल रहा है बी भी रिलेटेड हो सी से, ये भी ठीक है, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, तो बोल रहा है कि ए अब मस्ट है कि सी से रिलेटेड हो, कि ए पहले बी से रिलेटेड था फिर बी सी से रिलेटेड था, तो इट मस्ट है कि ए किससे रिलेटेड हो, सी से रिलेटेड हो। मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी, सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन इट मस्ट सेटिस्फाई कि ए, बी, सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, ए, सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, जो यहाँ पर लिखी है। तो ऐसा समझो इस चीज़ को कि अगर A इज़ एंसेस्टर ऑफ B, A क्या है, इस B का एंसेस्टर है, यानी B का कोई दादा परदादा कुछ भी है, ठीक है, एंड B इज़ एंसेस्टर ऑफ C, और B जो है एंसेस्टर है C का, यानी ये C का कुछ दादा परदादा पापा चाचा कुछ लग रहा है,
तो अब मेरे को एक बात बताओ यार कि आप है और आपके, ये समझ लो ये आप खुद हो, ये आपके पापा है और ये आपके दादा हैं। तो पापा के कुछ ना कुछ रिश्ता लग रहे हैं, दादा जो है पापा के रिश्ते में लग रहे हैं, और आप जो आपके पापा हैं वो आपके रिश्ते में लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके दादा भी तो आपके रिश्ते में लग रहे हैं ना। तो ये चीज़ ये बोल रहा है कि अगर ए जो है बी का एंसेस्टर है और बी जो है सी का एंसेस्टर है, तो ये ऑब्वियस है कि ए सी का एंसेस्टर होगा ही होगा। इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ए और बी अगर आर से रिलेटेड हैं और बी और सी भी अगर आर से रिलेटेड हैं, तो ये मस्ट है कि ए और सी आर से रिलेटेड होंगे ही होंगे। एक क्वेश्चन करते हैं फाइनल एग्जाम्स के अंदर आपके किस तरह का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अगर आपको एक सेट दे देंगे और आपको एक रिलेशन दे देंगे, फिर क्वेश्चन के अंदर पूछा होगा कि कोई जो है इसके अंदर ये जो आपको रिलेशन दिया है इस गिवन सेट ए का, वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसा आपको स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और इसका जो आपको एग्जाम के अंदर आंसर लिखना रहता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास में सेट क्या दिया है, ए इक्वल्स टू हमको दिया है 1, 2, 3, ये हमको क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। फिर हम देखते हैं हमें रिलेशन क्या दिया है, हमें रिलेशन दिया है 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 2, ये हमें रिलेशन का सेट दिया है। हमें पूछा है क्या है कि बताओ भाई रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या और ट्रांजिटिव है क्या। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे होते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हमें पता है रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब अगर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ रिलेशन कर रहे होंगे तो रिफ्लेक्सिव होंगे। यानी अगर मुझे इस रिलेशन आर के सेट में अगर ये वाले एलिमेंट्स दिख जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ भाई मेरा सेट कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने यहाँ पर चेक करा, हम जब सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में तो हमने देखा 1, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये तो मेरा एग्जिस्ट हो गया, अब तक तो रिफ्लेक्सिव है। फिर मैं कहीं मैंने 2, 2 चेक करा हूँ, अच्छा हाँ 2, 2 भी मिल गया, मतलब ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। फिर मैंने ये 3, 3 चेक करने गई तो मुझे कहीं भी 3, 3 नहीं मिला। इट मीन्स कि जो आपका रिलेशन आर दे रखा है सेट ए के ऊपर, ये कैसा नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इसका रीजन क्या लिख रहे होंगे, रिफ्लेक्सिव इसीलिए नहीं है क्योंकि 3, आपका सेट आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह से जो आपको लिखना रहता है। एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका सिमेट्रिकली चेक करते हैं। अब मुझे पता है कोई भी आपका रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब मेरे पास में ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास में बी ए भी होना चाहिए, और उसका इन्वर्स, उसका जो उल्टा है वो रिलेशन भी वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैंने पहले यहाँ पर इफ़ कंडीशन है यहाँ पर कि अगर ए बी है तो ही बी ए होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वहाँ पर एग्जिस्ट करे, है ना। तो हम चेक कर लेते हैं किसके लिए। सबसे पहले हम यहाँ गए, मैंने देखा 1, 1 है, तो 1, 1 इस तरफ देखें तो भी वही रिलेशन है और इधर देखें तो भी 1, 1 ही बन रहा है। तो चलो ठीक है, अब तक अपना ये है कौन सा, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 2, 2, यहाँ तक भी सिमेट्रिक है क्योंकि 2 का आपस में रिलेशन बन रहा है। अब मैंने देखा 1, 2, जैसे ही मैंने देखा 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 का 2 के साथ में रिलेशन है, तो अब मैं ढूंढूंगी कि क्या मेरा इस सेट के अंदर 2 से 1 की तरफ कोई रिलेशन है, यानी कहीं 2, 1 लिखा हुआ है क्या। अगर लिखा हुआ है तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं होगा। तो हम आगे चले और हमने देखा 2, 1 भी लिखा हुआ है, तो ये सेट अपना कैसा है, सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है और इसका रिवर्स यानी 2, 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम बोल रहे होंगे सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव की हमें कंडीशन पता है कि अगर ए बी से रिलेशन रखता है और बी सी से रिलेशन रखता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ए का रिलेशन सी से भी होगा, ये बोल रहा है। तो चलो ठीक है भाई, मैंने देखा 1, 1 है तो इसका तो चलो कोई बात नहीं है, 2, 2 भी कोई नहीं है। अब मैंने देखा 1, 2 है, क्या देखा मैंने, 1, 2। फिर हम देखते हैं भाई अब इस 2 का किसके साथ में रिलेशन है, क्योंकि पहला ये हो गया, दूसरे के अंदर ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाता है और इसका हम रिलेशन देखते हैं किसके साथ है। तो हमने देखा 2 का 1 के साथ रिलेशन है, किसके साथ में रिलेशन है, 1 के साथ में रिलेशन है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास में ये हो गया ए, ठीक है, और इस ए का रिलेशन हो गया बी के साथ में, ठीक है। अब मेरे पास में ये आ गया बी और इस बी का रिलेशन हो गया सी के साथ में। अब मुझे क्या चाहिए कि जो अगला रिलेशन होगा वो ये वाला तो ए होना चाहिए और आपका ये वाला आपका सी होना चाहिए। जब ऐसा मुझे रिलेशन मिल जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी, अच्छा हाँ ये तो ट्रांजिटिव है। मतलब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी मुझे अब क्या मिलना चाहिए, 1, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, 1। जब मुझे 1, 1 का रिलेशन मिल जाएगा तो मैं बोलूँगी कैसा रिलेशन है अपना, ट्रांजिटिव है। तो हम जाते हैं भाई क्वेश्चन के अंदर, मैंने देखा 1, 2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब मैंने देखा 2, 1 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या चाहिए, 1, 1 चाहिए। तो क्या मेरे इस रिलेशन के सेट में क्या 1, 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है। तो ये अपना क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 1 एग्जिस्ट कर रहा है और 1, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब कोई बोलेगा नहीं भाई मैं तो 1, 2 से क्यों स्टार्ट करूँ, मेरा तो मन कर रहा है मैं पीछे से स्टार्ट करूँगा। चलो यहाँ से करके देखते हैं, मतलब कोई खुरापाती हो सकता है।
तो उसने देखा कि मेरे को सबसे पहले मिला है 2,1। क्या मिला मेरे को सबसे पहले 2,1, तो मैं ए मानूंगा इसको 2 को और बी मानूंगा मैं ए को। हमने बोला ठीक है भाई तेरी मर्जी। ये ए इसने किसको ले लिया, 2 को ले लिया, और इसने जो बी लिया है किसको लिया है, 1 को लिया है। यानी जो अगला रिलेशन हमें देखना है कौन सा देखना है, बी कोमा सी का। तो उसके अंदर अपना बी तो एज इट इज़ यही रहेगा, सी अपना कोई दूसरा आएगा, है ना। सी कौन आ रहा होगा, कोई दूसरा आ रहा होगा। यानी बी तो मेरे पास में यही वाला 1 का 1 रहेगा जो ये 1 है, और सी दूसरा आएगा। तो हमने देखा भाई 2,1 है। अब 1 के साथ में कौन रिलेशन बना रहा है, तो मैंने चेक करा भाई 1 के साथ में 2 रिलेशन बना रहा है। तो अब मेरे पास में बी और सी की वैल्यू क्या आ गई, 1,2 आ गई। अब ये जो है 2,1 और 1,2 A, B, B से C का रिलेशन बन गया। अब मैं इनको ट्रांजिटिव कब बोलूँगी, जब मेरा सबसे पहले वाला ये जो 2 है, सबसे पहले वाला ये जो 2 है इसका रिलेशन बन रहा होगा इस बाद वाले 2 से। यानी जब मेरे पास क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होगी, पहली चीज़ तो ये वाला जब 2 A का एग्जिस्ट कर रहा होगा और ये वाला 2 इस C का एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मैं बोल रही हूँगी अच्छा हाँ भैया ट्रांजिटिव है। तो हम गए कि क्या कहीं पर 2,2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने इस रिलेशन सेट में चेक करा, बोला हाँ यार एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने बोल दिया ठीक है भाई 2,1 और 1,2 दोनों सेट में है, इट मीन्स कि 2,2 भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये मेरा कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आई होप अब आप जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इसको ईजिली एग्जाम के अंदर करके आ पाओगे। इसी के साथ में आपका जो सेकेंड टॉपिक है वो फिनिश होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन का। नेक्स्ट आपके पास में जो टॉपिक आता है वो आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। अगला टॉपिक देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। अब देखो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के अंदर ये क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग 2 रिलेशंस टू फॉर्म अ न्यू वन। पहली चीज़ कि जब 2 रिलेशंस को कंबाइन करके एक नया कोई रिलेशन बनाने का तरीका है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। इफ़ एन एलिमेंट ए इज़ रिलेटेड टू बी, कि अगर कोई एक एलिमेंट ए है जो बी से रिलेटेड है, एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, और कोई बी है जो रिलेटेड है सी से, देन द कंपोजिशन अलाउज अस टू लिंक ए टू बी डायरेक्टली। तब हमें कंपोजिशन रिलेशन अलाउ करता है कि तुम भाई डायरेक्टली क्या लिख दो, ए टू सी लिख दो। ये होता है आपका कंपोजिशन रिलेशन। यानी ट्रांजिटिव को कंप्लीट रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म बोल सकते हो आप इस कंपोजिशन को, क्योंकि ट्रांजिटिव में यही तो होता है कि अगर किसी सेट में ए से बी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और बी से सी कर रहा है, तो इट मस्ट ये कि ए से क्या कर रहा हो, सी भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ट्रांजिटिव का टाइप आ जाता है। तो वही आपका कंपोजिशन हो गया कि भाई अब जब 2 या 2 से ज़्यादा सेट को कंबाइन करते हो, है ना, उनके रिलेशंस को कंबाइन करते हो और नया कोई रिलेशन बना रहे होते हो, तो वहाँ पर ना आप ये नहीं लिखते हो। यहाँ पर मेन चीज़ क्या ये कि अगर आपने कोई एक सेट ए था और उसके अंदर ये रिलेशन था A, B, ठीक है, और उसके अंदर दूसरा रिलेशन था B, C। अब आप कोई बना के उसे जोड़ के कोई नया बना रहे हो, तो वहाँ पर आप A, B और B, C नहीं लिखोगे, वहाँ पर इन दोनों को जोड़ कर क्या बना दोगे, सिर्फ A, C डायरेक्ट लिख दोगे। वो उस रिलेशन वाले सेट से हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, अब ये एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखते हैं कि कोई अगर रिलेशन R है जो सबसेट है A क्रॉस B का, और कोई रिलेशन S है जो सबसेट है B क्रॉस C का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस R और S को क्या करना है, कंबाइन करना है। क्या करना है, R और S को कंबाइन करना है। तो इसको इस तरह से सबसे पहले तो कंपोजिशन का सिंबल ये होता है, S और R का कंपोजिशन करोगे तो S और S के बीच में से छोटा सा O बना देना और बाद में R आ जाएगा। और इसको रीड कैसे करते हैं, S आफ्टर R। कहीं कहीं आपको जो है R आफ्टर S इस तरह का एग्जाम के मतलब बुक्स के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। आपको जिस सीक्वेंस में आपने लिखा उस सीक्वेंस में करो। मैंने इस सीक्वेंस के अंदर अभी बता रही हूँ, तो अभी इसके अंदर ध्यान दो, ठीक है। S कंपोजिशन R, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, S आफ्टर R पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो पहले इस वाले के जो इसके क्या बोलते हैं, S के जो भी आपके वो हैं, आपने एलिमेंट्स लिख दिए, R के जो भी एलिमेंट्स वो लिख दिए। लिखते टाइम क्या ध्यान रखोगे कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है A बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C, तो आप इन दोनों को ही ना लिख कर क्या लिख दोगे, इनका डायरेक्ट रिलेशन लिख दोगे। वो आपका होता है S और R का, ठीक है। यानी ये जो है ये हट जाते हैं और एक नया रिलेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक नया रिलेशन बन जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, अगर मेंशन करा है तो देखो, बाकी आप थ्योरी यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पर ये जो कंप्लीट थ्योरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है मैं एक एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3। ये मेरे पास एक सेट A हो गया और एक सेट B मुझे दे रखा है A, B, C, ठीक है। और एक सेट C दे रखा है X, Y, Z। ये 3 सेट दे रखे हैं। अब इन सेट के अंदर मुझे 2 रिलेशन दे रखे हैं। एक रिलेशन मुझे R दे रखा है जो A to B है, यानी इस A से B तक का रिलेशन मुझे दे रखा है वो है 1, A, 1, B, 1, C, यहाँ तक भी ठीक है। एक मुझे रिलेशन S दे रखा है वो है B to C। क्या दे रखा है, B to C दे रखा है, यानी इस B से यहाँ तक का रिलेशन दे रखा है A, X, B, X और C, Y, यहाँ तक भी ठीक है। हमें बोला है S आफ्टर R फाइंड करो, यानी S और R का कंपोजिशन फाइंड करो। ये हमें फाइंड करने को बोला है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरे पास कोई रिलेशन A to B एग्जिस्ट कर रहा है
और B2 कोई एग्जिस्ट C कर रहा है, तो कंपोजिशन के टाइम पर मैं डायरेक्ट A2C लिख दूंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले से। सबसे हम जब भी स्टार्ट करते हैं हमें फर्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना रहता है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट करा 1 से, मैंने चेक करा 1 से मेरे पास में है यहाँ पर A, ये मेरा सेट A हो गया, ये वाला चेक हो गया। अब मैं यही A का चेक करूँगी आगे जाके कि A का मेरे नेक्स्ट वाले के अंदर किसके साथ रिलेशन है। तो मैंने चेक करा A का रिलेशन है X के साथ में। अब मैं कंपोजिशन लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, इस 1 का डायरेक्ट इस X के साथ में रिलेशन लिख दूंगी कंपोजिशन के टाइम पर। तो सबसे पहला मेरे पास में रिलेशन कौन सा आ गया, 1, X आ गया, जो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं मेरे पास था 1, B, क्या था 1 से B के पास में रिलेशन था। अब मैं इसके पास जाऊंगी, मैं चेक करूंगी B का किसके साथ में नेक्स्ट रिलेशन है। तो हम गए, मैंने देखा कि यहाँ का B का नेक्स्ट रिलेशन है X के साथ में, तो मैंने लिख दिया X के साथ में। अब मैं जब एग्जाम में मेंशन आगे जब इसका हम SOR लिख रहे होंगे, S आफ्टर R, इसका जब कंपोजिशन लिख रहे होंगे, तो मुझे क्या चाहिए, मैं ना तो इसको लिखूंगी ना इसको लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ इस 1 को इस X के साथ में लिखना रहेगा मुझे, है ना। सिर्फ इस 1 को किसके साथ में लिख रहा रहेगा, X के साथ में लिखना रहेगा। और मैंने जब चेक करा, मैंने 1 के साथ में X ऑलरेडी लिख रखा है, तो मेरा ये वाला रिलेशन ऑलरेडी कंपोजिट इसके अंदर कंपोजिट रिलेशन में आ चुका है, तो इसका भी काम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं गई 1, C के पास में, मैंने चेक करा 1 से मेरा किसके पास में जा रहा है, C के पास में रिलेशन है, ठीक है। और C रिलेट कर रहा है Y से, C किससे रिलेट कर रहा है, Y से रिलेट कर रहा है। तो अब मैं जो इसका SOR में मेंशन कर रही होंगी वो क्या आएगा, मैं 1 से C और C से Y नहीं लिख के मैं 1 को डायरेक्ट किससे रिलेट करूँगी, Y से, यानी मेरा 1, Y आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 1, एक सेकेंड 1, 2 और 3 है, आई थिंक ये फिर 2 है यहाँ पर, तभी यहाँ पर 2, C लिख रखा है। अगर देखो अगर यहाँ सिर्फ 1 लिखा होगा ना तो 1, Y आ जाएगा, यहाँ पर 1, क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। और अगर मतलब मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, और अगर यहाँ पर 2, C है ना तो 2, Y आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि बाद में आएगा कि मैम आपने यहाँ पर गलत लिखा है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ इसका रिलेशन अगर 2, C दे रखा है तो यहाँ पर 2, Y रिलेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ अगर 2 से C का रिलेशन दिया होता, फिलहाल क्योंकि 1 का C तक रिलेशन दिया है तो इसको यहाँ पर मैं क्या बना देती हूँ, 1 बना देती हूँ, ये रिलेशन हो जाएगा 1, 2, Y। तो ये S आफ्टर R हो गया। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, कंपोजिशन ये निकालते हैं हम किसी भी 2 रिलेशन का जब गिवन सेट्स के ऊपर दिया हुआ होता है। तो आई होप कि आपको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एग्जाम के अंदर कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ सेट दे देंगे और उनका रिलेशन दे देंगे, बोलेंगे इनका जो है कंपोजिशन फाइंड करो। तो आपको इस तरह से स्टेप्स लिखते हुए कंपोजिशन फाइंड करना है। सबसे पहले बोलोगे कि हम भाई 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो किसके थ्रू किससे रिलेशन बन रहा है। अच्छा ये बन रहा है तो हम बोल देंगे हम इसको जो इसमें लिख देंगे। इसी तरह से आप फिर नेक्स्ट के पास जाओगे कि अच्छा और इसका किसके साथ में रिलेशन बन रहा है। ऐसे कर करके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए आपको स्टेप्स लिखने होते हैं, देन लिखना होता है, तब जाकर 6 नंबर मिल रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। और अगर 2 नंबर का आता है तो आप डायरेक्टली इस तरह से शॉर्ट के अंदर लिख सकते हो, वहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं। अब एक आता है कंपोजिशन यूजिंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स सबको आती है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी आता है। तो वही चीज़ होता है जब कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, जो यहाँ पर हमने इस फॉर्म के अंदर करा उसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि ये एसोसिएटिव होता है, कौन, आपका कंपोजिशन एसोसिएटिव होता है कि भाई आप जो R आफ्टर S को कंपोजिट कर दो T के साथ में, या फिर R को कंपोजिट कर दो S आफ्टर T के साथ में, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा होगा। ये जो है नॉन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि जनरली S आफ्टर R और R आफ्टर S जो है दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो इन जनरल ये नॉन कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी नॉन कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। इन्वर्स की बात करें तो यार ये इन्वर्स के अंदर कुछ इस रिलेशन को फॉलो करता है। और ये जो है सेल्फ, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सेल्फ कंपोजिशन फाइंड करो, तो लोगों को पता नहीं होता है कि सेल्फ कंपोजिटिव निकालते कैसे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई रिलेशन दे रखा है R² तो वो R इंटू R करके उसका सेल्फ कंपोजिटिव निकलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई और ये कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब देखो कंपोजिशन वाले से क्वेश्चंस कैसे आ रहे होते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको दे देंगे लेट R इक्वल्स टू एक सेट दे दिया रिलेशन R का, और एक सेट दे दिया दूसरा रिलेशन का, ठीक है, 2 रिलेशन के सेट दे दिए, और बोला कि आप फाइंड करो S आफ्टर R, R आफ्टर S और S आफ्टर R। आपको ये 2 रिलेशन फाइंड, 2 कंपोजिशन फाइंड करने को बोल दिए, ठीक है। तो पहले हम जो है R आफ्टर S इसको फाइंड कर लेते हैं। तो R आफ्टर S जो है, यानी पहले अपना इसका हम चेक करते हैं, 1 से रिलेशन बन रहा है 2 के साथ में। हम यहाँ चेक कर रहे होंगे 2 का क्या किसी के साथ में रिलेशन बन रहा है, तो हमने चेक करा यहाँ पर 2 का बन रहा है 5 के साथ में। तो जो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरा 1 का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में हो जाएगा, 5 के साथ में। तो सबसे पहला आ गया मेरे पास 1,5, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो हम गए 3 के पास में, तो मेरा 3 का रिलेशन किसके साथ में बन रहा है, 4 के साथ में बन रहा है। आगे मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पर किसी का 4 के साथ में रिलेशन बन रहा है, तो हाँ 4 का 2 के साथ में बन रहा है। किसके साथ में बन रहा है, 2 के साथ में बन रहा है।
तो नेक्स्ट मेरे पास में जो है डायरेक्ट जो है इस 3 का रिलेशन किसके साथ में बन जाएगा, इस 2 के साथ में बन जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, आर आफ्टर इसके अंदर 3,2 लिख दिया। अगला चेक करते हैं इसके बाद में। तो अगला ध्यान से देखो, मेरे पास में यहाँ पर है 2,2, क्या है मेरे पास में 2 से 2 का रिलेशन बन रहा है। तो मैं चेक करूँगी कि आगे मेरा और किसी के साथ का 2 के और किसी का 2 के साथ में रिलेशन बन रहा है। तो हमने देखा हाँ 2 का बन रहा है 5 के साथ में, 2 का किसके साथ में बन रहा है, 5 के साथ में। तो अब मेरा डायरेक्ट रिलेशन किसका किसके बीच में हो जाएगा, मेरा इस वाले 2 का रिलेशन इस वाले 5 के साथ में डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 2,5। इसको इस तरह से स्टेप्स के अंदर लिखते हैं, मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट करके बताया। तो छोटे के अंदर आता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको इस तरह से स्टेप्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया SOR। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, ROS फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ROS फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, हम इस बार पहले इसके एलिमेंट्स देख रहे होंगे, फिर इसके एलिमेंट्स देख रहे होंगे, ठीक है। जो आपका S आफ्टर R है, तो पहले आप S के देख रहे होंगे कि S आफ्टर R है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर क्या है, 4 का रिलेशन बन रहा है भाई 2 के साथ में। इस वाले में देखोगे आप सबसे पहले S, एक सेकेंड में, ये आपके पास में जो भी पहला आपको इसको देखना है, मैं यहाँ पर 1 मार्क कर देती हूँ और बाद में आपको इसको देखना है, मैं यहाँ पर 2 मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो पहले आपको S के एलिमेंट देखना है, तो रिलेशन बन रहा है 4 से 2। अब मुझे R के अंदर चेक करना है कि भाई मेरा 2 से किसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ मैंने चेक करा 2 का रिलेशन बन रहा है 2 के साथ में, किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ में। तो अब मेरा डायरेक्ट रिलेशन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा ये वाला 4 किसके साथ बन जाएगा, इस 2 के साथ बन जाएगा। 4 का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ बन जाएगा, 2 के साथ बन जाएगा। ये मेरा रिलेशन बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, 2,5। 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 5 के साथ में चेक बन रहा है। अब मुझे चेक करना है पहले वाले रिलेशन वाले सेट के अंदर कि अब 2 का 5 के साथ है ना, कि 5 किसके साथ बन रहा है। तो हमने यहाँ पर चेक करा कि 5 का तो किसी के साथ रिलेशन बन ही नहीं रहा है, यानी 5 का तो किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो हम लिख देंगे नन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम गए 3,1 के पास में। नेक्स्ट अपना जो इसमें रिलेशन बन रहा था वो बन रहा था 3 से 1 के पास में। अब मुझे चेक करना है पहले वाले में 1 का किसके साथ में बन रहा है। तो हम गए 1 का बन रहा था यहाँ पर 2 के साथ में, 1 का किसके साथ में बन रहा है, 2 के साथ में। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट रिलेशन किन किन के बीच में स्टैब्लिश हो जाएगा, इस वाले 3 के बीच में और इस वाले 2 के बीच में स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 3,2, दैट्स इट। ये अपना ROS फाइंड हो गया। बस इसी तरह से हमें कंपोजिशन फाइंड करना होता है किन्हीं 2 रिलेशंस के बीच में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इस तरह से आप एग्जाम के अंदर करके आ पाओगे। इसी तरह से मैट्रिक्स के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आपको एक मैट्रिक्स, एक रिलेशन की एक मैट्रिक्स दे देंगे, दूसरे रिलेशन S की एक मैट्रिक्स दे देंगे और बोलेंगे कि इनका जो है प्रोडक्ट फाइंड करो। तो यार कुछ ही नहीं है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। और आपको बताया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सबको आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, डिप्लोमा वाले पहले पढ़कर आए हैं और PCM वालों का तो कहना ही क्या होना है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट ही रो को अब हम सेकंड वाली कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो देखो इस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस इस जब 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 1 + 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये अपनी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आ गया, सॉरी 1 + 0 1 हो गया ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई फर्स्ट रो का दोनों कॉलम के साथ में काम कंप्लीट हो गया, तो हम इसको एंड कर देते हैं। अब हम सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले देखो इस 0 को जब इस 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 × 0 कितना आया, 0 आया, प्लस अब इस वाले 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, यानी सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं और जो रिमेनिंग है, अब सेकंड वाली रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर अपने पास में है 0, यहाँ पर अपने पास में है 1। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस यहाँ पर अपने पास में 1 और यहाँ पर अपने पास में 0। इस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 आपका कितना होता है, 0 होता है। तो 0 + 0 कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपकी क्या हो गई, बूलियन प्रोडक्ट हो गया जो गिवन 2 मैट्रिक्स रिलेशन के थे उनका। तो कुछ इस तरह से आप एग्जाम के अंदर स्टेप्स के अंदर लिख के आ रहे होंगे और मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन जो है करते कैसे, ठीक है। और आपका इन टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इफ R इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, कि अगर R जो है आपका सेट ए के ऊपर रिलेशन है
देन व्हाट डज आर स्क्वायर रिप्रेजेंट, तो आर स्क्वायर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि आर स्क्वायर क्या होता है, जब खुद ही के ऊपर जो खुद का रिलेशन हो रहा होता है, तो आर स्क्वायर रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ आर, कि आर जो है आर का कंपोजिशन दिखा रहा है आर स्क्वायर, कि वो खुद का खुद के साथ में क्या बना रहा है, लूप बना रहा है, तो ये आर आफ्टर आर होता है जो खुद के साथ में सेल्फ लूप जिसमें बन रहे होते हैं। तो इसकी थ्योरी आप कुछ इस तरह से एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। तो इसी के साथ में आपका जो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ये फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक कवर कर रहे होंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हाँ बिल्कुल, अब जो हम रिलेशन है उनको पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, विजुअल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ 3 तरीके होते हैं जो हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका तरीका आता है एरो डायग्राम या फिर मैपिंग डायग्राम। जो हमने डायग्राफ्स पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पर है, बस इसको नाम दे दिया है। जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो इसको हमने नाम दे दिया एरो डायग्राम्स। अब ये क्या होते हैं, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे बेसिक फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की। टाइपिकली यूज फॉर रिलेशंस बिटवीन 2 डिफरेंट सेट्स ए एंड बी। इन जनरल इनको हम किन्हीं भी 2 सेट ए और बी के बीच में जो उनका रिलेशन होता है उनको बताने के लिए जो ये, या फिर उनको इस्टेब्लिश करने के लिए इनको इस एरो डायग्राम के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है, बाकी थ्योरी आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे काम होता है। सबसे पहले एक सेट ए हमें दिया है, ठीक है, और एक सेट बी दिया है। इसके नीचे मैंने ग्रीन एरो से मार्क करा है, तो ये मेरा सेट ए जो ग्रीन वाला है वो सेट ए को बता रहा है, और ये जो ब्लू से मैंने बनाया है वो आपका सेट बी को बता रहा है, ठीक है। इनके अंदर ये जो लिखे हुई चीज़ें ए और बी आपके सेट बी के आपके एलिमेंट्स है, 1 2 3 आपके सेट ए के एलिमेंट्स है। यहाँ तक भी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, ओके। अब ध्यान से देखो, मेरा इन्होंने रिलेशन क्वेश्चन में दिया है, मेरे को रिलेशन दिया है ए टू बी, तो मेरा जो ए है वो किससे रिलेट होगा, वन जो है किससे रिलेट होगा, ए से रिलेट होगा। ये पहला रिलेशन दिया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 2 का बी के साथ में रिलेशन दिया है कि मेरा जो एलिमेंट 2 है सेट ए का वो किससे रिलेट है, सेट बी के एलिमेंट बी से, जो सेट बी के एलिमेंट बी से रिलेटेड है। नेक्स्ट मुझे जो है यहाँ पर रिलेशन दिया है 3 का ए के साथ में, तो ये जो मेरा 3 है इसका मुझे रिलेशन किसके साथ में करना है, इस वाले ए के साथ में करना है, तो यहाँ से इसका रिलेशन करना है। तो कुछ इस तरह से जो आपका पिक्टोरियल फॉर्म होता है, कौन सा फर्स्ट तरीका हो गया, ये एरो डायग्राम का हो गया। तो एरो डायग्राम के थ्रू कुछ इस तरह से हम जो है 2 सेट के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको अब तक आ ही गया होगा। अब इसके अंदर हर एरो क्या करती है, एरो रिप्रेजेंट्स 1 ऑर्डर पेयर। एक एरो एक ऑर्डर पेयर को दिखा रही है, जैसे ये मैंने ब्लू से मार्क कर रहा है, ये ब्लू वाला रिलेशन दिखा रहा है। जो मैंने पिंक से मार्क कर रहा है, ये पिंक वाला रिलेशन बता रहा है, और ये जो ग्रीन से मार्क कर रखा है, इस ग्रीन वाले रिलेशन को दिखा रहे हैं ना। और अब ऐसा मैप करने से होता है कि एरो डायग्राम बनाने से क्या होता है भाई, इजी टू अंडरस्टैंड होता है मैपिंग को भी और इनके बीच में जो रिलेशन है उसको भी। है तो ये पहला तरीका हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट आपका फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है मैट्रिक्स मेथड, जो हमने ऑलरेडी देख लिया मैट्रिक्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो थोड़ी सी यहाँ से देख लेना कि भाई थ्योरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कि अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A1 से लेके AN तक, और अगर कोई सेट बी है जिसमें BM तक कोई m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इनकी जो मैट्रिक्स MR जो रिलेशन की मैट्रिक्स बन रही होगी वो क्या होगी, MIJ बनेगी, जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर MIJ बराबर 1 है, इसका मतलब कि AIJ मतलब AI और BJ का आपस में क्या है, रिलेशन है। यानी इस A सेट के एलिमेंट्स का B सेट के एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन है, तब तो वहाँ 1 आ जाएगा। और अगर किसी सेट A का एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट के साथ में रिलेशन नहीं है, यानी वो उससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैट्रिसेस भाई कहाँ पर यूज़ होती है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो मैट्रिसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर्स टू प्रोसेस रिलेशंस को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स के द्वारा मैट्रिसेस को यूज़ में लिया जाता है। प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्री कैन बी चेक्ड जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स। हम ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि भाई रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, हम जस्ट डायरेक्ट मैट्रिक्स को देखकर बता सकते हैं कि अच्छा ये है या नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एग्जांपल है लेट A इक्वल्स टू दिस, और हमें ये रिलेशन दिया है, तो आप इसका इजीली जो है ये बना सकते हो, क्या बना सकते हो, मैट्रिक्स बना सकते हो। सबसे पहले देखो हमें 1 का 1 के साथ में रिलेशन दिया है, तो जहाँ 1 1 से जो है मिल रहा है वहाँ पर तो हम 1 लिख देंगे, और बाकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का देखो 2 के साथ में भी रिलेशन दिया है, तो 1 का हम चेक करें, हम 2 के साथ में भी यहाँ रिलेशन दिया है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। बट 1 का 3 के साथ में कहीं रिलेशन नहीं दिया है, तो 1 का जब 3 के साथ में रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं 1 का 2 के साथ में, देखो 1 अच्छा 1 वाला कंप्लीट हो गया। अब हम 2 का चेक करते हैं, तो 2 का किसी के साथ में यहाँ कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, ना 2 का 1 के साथ में, ना 2 का 2 के साथ में, और ना ही 2 का 3 के साथ में रिलेशन दिया है, तो सारी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने जब 3 का चेक करा कि भाई एलिमेंट 3 का किसके साथ में रिलेशन है, तो 3 का 1 के साथ में नहीं था तो हमने 0 कर दिया। 3 का 2 के साथ में रिलेशन दिया है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और जहाँ वापस अगेन 3 का 3 के साथ में नहीं है, तो वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको आ गया। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टेड ग्राफ, जिसे डायग्राफ बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी यहाँ से थ्योरी देख लेना, लिखते कैसे हैं। इसमें वर्टिसेस किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, एजेस किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि बीटेक के अंदर फाइनल एग्जाम्स में थ्योरी भी पूछी जाती है ना।
एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि अगर आपको कोई एक सेट ए दे दिया और उसका रिलेशन कुछ इस तरह से दे दिया और आपको बोला है कि आप उसका जो है पिक्टोरियल फॉर्म बनाओ, तो डायग्राफ के अंदर अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो जैसे सबसे पहले आपको ये दिया और ये दिया है, तो अब डायग्राफ के अंदर क्या होता है, आप डायरेक्टेड ग्राफ वहाँ पर बना देते हो। तो सबसे पहले आपके पास जितने भी एलिमेंट्स थे सेट ए के अंदर, आपने उन सबको लिख दिया। ये आपका सेट ए का एलिमेंट 1 हो गया, ये एलिमेंट 2 हो गया और ये एलिमेंट आपका 3 हो गया। अब देखो मुझे रिलेशन बता रखा है 1 से 2 के बीच में, यानी मेरी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही होगी, 1 से 2 की तरफ जा रही होगी। तो इधर एक एरो लगा दिया, क्या लगा दिया, इधर एक एरो लगा दिया। नेक्स्ट मुझे रिलेशन दे रखा है 2 से 3 के बीच में, तो अब मेरी लाइन जा रही होगी 2 से किसकी तरफ, 3 की तरफ। ये देखो ये लाइन 2 से 3 की तरफ जा रही है, जा रही नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। अगला मुझे रिलेशन दिया 1 से 3 की तरफ, 1 से 3 यानी एरो 3 की तरफ जा रहा है। तो 1 से 3 कुछ ऐसे मेरी लाइन आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ इस तरह से मेरी लाइन आ रही है, 1 से 3 की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर देखो जब 1 से 3 की तरफ आ रही है तो एरो आपका इस तरफ है, जब 1 से 2 की तरफ जा रही थी तो एरो 2 की तरफ था, जब 2 से 3 की तरफ जा रहा था तो एरो इस तरह से था। तो इस तरह से जो हम क्या बताते हैं, जब किसी भी रिलेशन को डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। अब इसके अंदर जो आपके नोड्स हैं वो एलिमेंट्स हैं, आपका 1 है, 2 है, 3, ये नोड्स है आपकी, ये एलिमेंट्स है। एरोज क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है, जो हमें चेक करती है ट्रांजिटिविटी के अंदर कि किस तरफ जो है किसका डायरेक्शन है, कौन किसके साथ में रिलेटेड है। अब इस वाले टॉपिक से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर कि ड्रॉ द डायग्राफ फॉर द रिलेशन आर ऑन सेट ए। एक आपको सेट दे देंगे और बोलेंगे इसके ऊपर जो रिलेशन दिया है इसके थ्रू जो है डायग्राफ बताओ। तो आपको रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, मैंने जो जो कलरिंग कर रखी है उन्हीं कलरिंग से जो है यहाँ पर एरोज भी बता रखी, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पर पिंक कलर है, हम भी पिंक चूज कर देते हैं। मेरे को एक सेट ए दे रखा है और उसका रिलेशन का सबसे पहला रिलेशन है 1,1, यानी मेरे पास कितने नोड्स है, 4 नोड्स है। मैंने सबसे पहला काम क्या करा, मेरे पास जो भी नोड्स है मैंने यहाँ पर बना लिया। 1 था मेरे पास, एक नोड 2 था, 3 था और 4 था, जो भी नोड्स थे मैंने उनको यहाँ पर लिख लिया। अब हम जो रिलेशन चेक करते हैं, सबसे पहला रिलेशन दिया है 1 का 1 के साथ में, यानी 1 का 1 के साथ में क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। ये हम डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है 1 का 2 के साथ में, क्या दिया है, 1 का 2 के साथ में दिया है, तो 1 की तरफ से एरो जा रही होगी 2 की तरफ, 1 की तरफ से एरो जा रही होगी 2 की तरफ, ये हो गया 1,2। नेक्स्ट अपने पास में है 2,3, नेक्स्ट क्या है 2,3, यानी 2 की तरफ से एरो जा रही होगी 3 की तरफ, किसकी तरफ, 3 की तरफ, ये हो जाएगा आपका 2,3। इससे अगला अपने पास में 3,2, यानी इस बार 3 से एरो जा रही है 2 की तरफ, 3 से एरो जा रही है 2 की तरफ, 3 से एरो जा रही है 2 की तरफ, 3,2। अगला है अपने पास में 4,1, अगला क्या है 4,1, यानी 4 की तरफ से जा रही है 1 की तरफ, जब 1 की तरफ एरो जा रही है तो ये हो गया 4,1। और इससे अगला है अपने पास में 4,4, यानी जब वो खुद ही के ऊपर सेल्फ लूप बना रही है 4,4। तो इस तरह से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। आई होप कि आप अब इसके बाद में अपना, अगर आपको बोल दिया डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है तो आप बना पाओगे। यहीं पर मान लो इसी क्वेश्चन को आपको दे दिया होता कि नहीं भाई आप मैट्रिक्स बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाते, तो आपके 4 एलिमेंट्स है, आप जो चारों एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देते और दूसरे 4 एलिमेंट्स हैं उन चारों एलिमेंट्स को आप यहाँ पर लिख देते, है ना, इजीली लिख पाओगे। अब जिनके साथ में रिलेशन है उनको यहाँ पर डिनोट कर दोगे। तो सबसे पहले देखो 1 का रिलेशन है 1 के साथ में, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ में भी है, 1 का रिलेशन यहाँ देखो 2 के साथ में भी, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब क्या 1 का कहीं 3 के साथ में नहीं है तो यहाँ 0 कर देंगे, क्या 1 का 4 के साथ में नहीं है तो यहाँ भी हम 0 कर देंगे। अगला हम चेक करते हैं अब 2 के लिए, 2 का जो रिलेशन है वो देखो किसके साथ में, 2 का रिलेशन 3 के साथ में, तो 2 का 1 के साथ में भी नहीं है, 2 के साथ में भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 3 के साथ में तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या 2 का कहीं रिलेशन 4 के साथ में नहीं है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम 3 के रिलेशन के लिए चेक करते हैं, तो देखो 3 का रिलेशन किस किस के साथ में, 3 का रिलेशन सिर्फ 2 के साथ में है, तो 3 का सिर्फ रिलेशन किसके साथ में, 2 के साथ में, सिर्फ यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी जगह क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। 4 का रिलेशन चेक करते हैं, तो देखो 4 का रिलेशन 1 के साथ में और 4 का 4 के साथ में, तो जब 4 का 1 के साथ में रिलेशन है तो यहाँ पर अपना 1 आ जाएगा, और जब 4 का रिलेशन है तो यहाँ पर एक अपना 1 आ जाएगा, बाकी इन रिमेनिंग 2 जगहों पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो आई होप आपको ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गया। आप चाहे आपसे डायग्राफ बोल दे, चाहे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दे, आप एग्जाम में आसानी से करके आ पाओगे। और आपका इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि रिप्रेजेंट द रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस। एक आपको रिलेशन दिया है कि आर जो है उससे ए और बी आपके एलिमेंट्स रिलेटेड, और किस तरह से है कि ए जो है आपका बी से छोटा रहेगा हर बार, कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है। और आपको एक सेट दे दिया ए। अब जो आपको सेट दिया है और आपको जो रिलेशन डिफाइन करना है, उस रिलेशन से उसके रिलेशन का सेट बनाना पड़ेगा। तो आपको सेट ए ये दिया है और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, तो हम रिलेशन सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो हम 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो क्या मैं 1 का 1 के साथ में लिख सकती हूँ, 1 का 1 के साथ में रिलेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 को अगर 1 के साथ में करूँगी तो 1 बराबर 1 हो गया, तो 1 तो छोटा नहीं है बी से। क्या 1 को 2 के साथ में कर सकती हूँ, 1,2 बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट है और बाद वाला बी है, तो अब 1 जो है छोटा है बी से, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को 3 के साथ में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि यहाँ भी अगर 1 ए है और ये जो बी है तो ये इससे छोटा है। अब हम 2 का चेक करते हैं।
क्या मैं कहीं पर 2,1 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है, ठीक है। क्या मैं 2 को 2 के साथ में रिलेशन करके लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये भी छोटा नहीं है, दोनों आपस में बराबर है। क्या 2,3 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब चेक करो, क्या कहीं पर 3,1 लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि 3 बड़ा रह गया, 1 बड़ा होना चाहिए था। क्या 3 को 2 के साथ लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ भी 3 बड़ा रह गया, जबकि ऐसे होना चाहिए था सिंपल। क्या 3 को 3 के साथ लिखा जा सकता है? यहाँ भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए था, बराबर नहीं। तो इस तरह का है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहला तो आपने इसके पेयर्स बना दिए और अब आपको रिप्रेजेंट करना है रिलेशन को। कोई भी वेक्टोरियल फॉर्म यूज़ कर लो, आप चाहो तो आप डायग्राफ बना लो, आप चाहो तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लो, जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना रखी है। अब 1 का 2 के साथ में रिलेशन है तो यहाँ पर 1 कर दिया, और 1 का 3 के साथ में रिलेशन है तो यहाँ पर 1 कर दिया, बाकी जगह पर क्या लिख दिया? 0। 2 का चेक करा तो 2 का रिलेशन 3 के साथ में था, तो 2 का 3 के साथ में तो 1 लिख दिया, बाकी यहाँ पर आ गया 0। 3 का चेक करा, 3 का किसी के साथ में रिलेशन नहीं है, तो तीनों जगह क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो गया। इसी को अगर आप पिक्टो उसमें डायग्राफ के अंदर बनाते तो ये आपका नोड 1 हो जाता, नोड 2 हो जाता और नोड आपका 3 हो जाता। और इसका जो है आप किस तरह से जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले 1,2 की बात करें तो 1 से 2 की तरफ एरो जा रहा होता, फिर 1,3 की बात करें तो 1 से 3 की तरफ एरो जा रहा होता, और उसके बाद में अगला रिलेशन आपके पास में क्या है? अगला रिलेशन है 2,3, यानी 2 से 3 की तरफ जो एरो जा रहा होता। तो ये आपका जो है इसके डायग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो आई होप अब ये टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन ऐसा थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम इट्स मैट्रिक्स, कि आप किसी की मैट्रिक्स को देखकर कैसे बता सकते हो कि सिमेट्रिक रिलेशन है? तो यार देखो, जो मैट्रिक्स रिलेशन की बन रही होगी और उसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे मैट्रिक्स का, और दोनों अगर बराबर आएगी तो हम बोल देंगे ये सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली हम मैट्रिक्स को देखकर बता पा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव का भी पूछ सकते हैं कि जब रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगी? जब सारे के सारे नोट्स क्या होंगे? खुद के ऊपर सेल्फ लूप होंगे, तो हम उस ग्राफ को देखकर, डायग्राफ को देखकर हम बोल देंगे ये जो है कैसी टाइप की रिलेशन का जो है डायग्राम बना रखा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बना रखा है। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपने पास में यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस, पोसेट और जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। लास्ट 3 टॉपिक्स बचते हैं, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन को, बाकी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लेना यार। इक्विवेलेंस रिलेशन को कब हम मतलब किसी भी रिलेशन को या किसी भी जो सेट दिया है, रिलेशन दिया है, उनको हम कब बोल रहे होंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है? यार जब वो 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को, उसके बाद में सिमेट्रिक को और उसके बाद में ट्रांजिटिव को। जब वो इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको जब मैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन बता रही थी तो मैंने बोला था आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 4 रिलेशन इंपॉर्टेंट है जब आगे पोसेट और इक्विवेलेंस सेट पढ़ोगे तो वहाँ के लिए। तो वहाँ पर आपने ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार वापस जाके वहाँ के पोर्शन को देखिए, तीनों जो है टाइप ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं। तो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, मैं बेसिक सा इंट्रो दे देती हूँ। ये क्या होता है? जब खुद के साथ में लूप बना रहा होता है, कुछ इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि भाई अगर कोई ए से बी की तरफ रिलेट है और बी से ए की तरफ है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए कि भाई मतलब हाँ, ए से अगर बी की तरफ रिलेशन है तो बी से ए की तरफ एग्जिस्ट करना चाहिए। मस्ट कंडीशन है सिमेट्रिक के अंदर, यानी बाई डायरेक्शनल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ एरो होना चाहिए। और वहीं ट्रांजिटिव क्या है कि अगर ए से बी रिलेट कर रहा है और बी से सी रिलेट कर रहा है तो ये मस्ट है कि ए जो है डायरेक्ट किससे रिलेट करे? सी से भी रिलेट करे। ये आपके ट्रांजिटिव है। तो हमें कोई भी अगर सेट दिया है और उसका कुछ भी रिलेशन दिया है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या चेक करना रहेगा कि क्या वो गिवन रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, इन तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम बोल देंगे द गिवन रिलेशन इज कैसा? इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर नहीं दिया है, तो अगर इन तीनों को मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों ही जो है इसको, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या फिर सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है या फिर तीनों ही नहीं है, तीनों में से एक भी नहीं होगी तब भी इक्विवेलेंस नहीं होगा। तीनों में से कोई 2 को फॉलो नहीं कर रहा है तब भी इक्विवेलेंस नहीं होगा, और तीनों में से तीनों को ही फॉलो नहीं कर रहा है तब तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, ठीक है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल दिया है, लेट ए इक्वल्स टू 1,2,3 एक सेट हमें दिया है और एक हमें रिलेशन दिया है 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 1 से 2, 2 से 1 तक का, ठीक है। हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हमने चेक करा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव लिए मुझे क्या चाहिए? 1 है तो 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए और 3,3 चाहिए। हमने इस रिलेशन में चेक करा, मैंने सबसे पहले देखा मेरे पास 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका तो हो गया। फिर मैंने देखा 2,2 भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये भी हो गया। मैंने 3,3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी हो गया। अब क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट्स है और तीनों के जो है
है वापस इक्विवेलेंस सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें बाकी मैट्रिक्स को या फिर बाकी जो आपको सेट ऑफ ऑर्डर पेयर दे रखा है इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम बोल देंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है, क्योंकि फॉर ऑल एलिमेंट्स ए कोमा ए जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर रहे होंगे सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए भाई क्या देखना है कि अगर मेरा कहीं पर ए कोमा बी है तो मुझे चेक करना है बी कोमा ए भी होना चाहिए। तो ये तो चलो सारे के सारे सेम है, तो ऑब्वियसली इनका तो यहाँ मैटर ही नहीं है। हम गए 1,2 के पास में, तो मुझे लगा कि 1,2 है तो कहीं ना कहीं 2,1 होना चाहिए, तब मैं बोलूँगी ये सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर अपना 2,1 भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये अपना कैसा है सिमेट्रिक रिलेशन भी है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या रहता है यार कि अगर मेरे पास ए कोमा बी है और मेरे पास कोई बी कोमा सी एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास ए कोमा सी भी होना चाहिए। तो हमने चेक करा भाई, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, हमने देखा यहाँ पर मेरे पास में था 1,2, क्या था 1,2। फिर मैंने देखा मेरे पास में था 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1, क्या था 2,1 था। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई कहीं ना कहीं ये वाला 1 और ये वाला 1 होना चाहिए। तो हमने देखा स्टार्टिंग के अंदर 1,1 मेंशन है, तो हम इसको बोल देंगे ये जो रिलेशन है अपना कैसा है इक्विवेलेंस है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, क्योंकि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है और वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है। तो हम बोल देंगे गिवन रिलेशन आपका कैसा है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो बहुत बेसिक सा मैंने इसके अंदर ये ले रखा था, हो सकता है आपको कुछ ऐसे डिफाइन करके दे दे और उसको जो आपको कंप्लीट इस फॉर्म के अंदर लिखना हो एंड देन उन चीज़ों को करना हो, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी हम आगे क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा होगा, हाँ यहाँ पर आगे क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन का टॉपिक हो गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, कैसे हमें पता चल रहा होता है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका इक्विवेलेंस क्लासेस का। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है कि वंस वी हैव एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट डिवाइड्स द सेट ए इनटू डिसजॉइंट या नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। यानी यहाँ से जब हमारे रिलेशन बन जाते हैं ना, और ये रिलेशन बनने के बाद में जब हम इनके सेट्स चेक करते हैं, अगर वो डिसजॉइंट है या फिर नॉन ओवरलैपिंग है, वही होते हैं आपके डिसजॉइंट। डिसजॉइंट यानी जब दो सेट्स का हम इंटरसेक्शन करें तो फाई आना चाहिए रिजल्ट के अंदर, फाई आना चाहिए रिजल्ट के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे वो डिसजॉइंट है। तो जब ऐसे सेट्स बनते हैं तो हम उस टाइप की सारी क्लासेस को क्या बोल रहे होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस बोल रहे होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक अपने पास में कोई सेट ए था और इसका रिलेशन ये बना, ठीक है। अब इसी रिलेशन को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अलग अलग एलिमेंट्स के लिए चेक करना रहता है। एक एलिमेंट है मेरे पास में इसके अंदर 1, तो सबसे पहले मैंने 1 के साथ में चेक करा कि 1 किस किस के साथ में रिलेशन बना रहा है। तो देखो यार 1 जो एक 1 के साथ में रिलेशन बना रहा है और एक 1 यहाँ पर 2 के साथ में रिलेशन बना रहा है। तो मैंने जिन के साथ में रिलेशन बना रहा है उनका एक सेट लिख दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम चेक करने के, अब मेरे पास दूसरा एलिमेंट है 2। मुझे इस रिलेशन में चेक करना है कि 2 किस किस के साथ में रिलेशन में है। तो देखो एक 2 इस 2 के साथ में रिलेशन में है और 2 किसके साथ रिलेशन में 1 के साथ में, यानी 1,2 यहाँ भी। तो ये एक रिलेशन, दूसरा जो 2 है वो किस किस के साथ में रिलेशन में, उसका एक मैंने अलग से सेट बना दिया। अगले का चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास में 3, और मुझे चेक करना है 3 किस किस के साथ में रिलेशन बना रहा है। 3 जो है सिर्फ इकलौता बंदा खुद ही के साथ में रिलेशन के अंदर है, यानी 3 के साथ में रिलेशन में, तो मैंने इसका एक सेट बना दिया, ठीक है भाई। सारे के सारे ये क्या हो गई क्लासेस हो गई। अब इन क्लासेस को हम इक्विवेलेंस क्लासेस कब बोलेंगे, जब ये 2 प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही होगी। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज, पहली कि कोई भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यानी जब हम उनके सेट्स का हम इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए, फाई आना चाहिए। और दूसरा कवर्स एंटायर सेट, यानी जब इनको कंबाइन कर दे तो वापस जो एंटायर सेट जो अपना ओरिजिनल सेट है वही क्या जो हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। अगर इन 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो ये क्लासेस अपनी किसकी कैटेगरी में आ जाएगी, इक्विवेलेंस क्लासेस की कैटेगरी में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये और ये तो सेम ही है, तो इसको तो लेते नहीं है। हम किस किस को लेके, जो 2 डिस्टिंक्ट है, तो एक अपना 1,2 डिस्टिंक्ट है और एक अपना 3 डिस्टिंक्ट है। तो मैंने देखा कि ये मेरे जो 2 सेट्स हैं 1,2 और 3 वाला, यानी एक ये वाली क्लास और एक मेरी ये वाली क्लास, क्या ये मेरी डिस्टिंक्ट है। तो मैंने पहला सेट चेक करा 1,2 और मैंने दूसरा सेट चेक करा 3, और मैंने ट्राई करा कि यार मैं जो इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 1,2 है, यहाँ कहीं नहीं है, और यहाँ पर 3 है, तो इस वाले में कहीं 3 नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा यार, 5 आएगा, नल सेट आएगा, कुछ ही नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी कि कुछ भी भाई ओवरलैप नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए कि जब इनको कंबाइन करें तो क्या आना चाहिए, एंटायर सेट आना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस बार इंटरसेक्शन लेने के बजाय मैंने इन दोनों का यूनियन करा। मैं जब यूनियन करूँगी तो मेरे पास सेट क्या बन जाएगा, ये वाला मेरे पास 1 आ जाएगा, कॉमा ये वाला मेरे पास 2 आ जाएगा, कॉमा ये वाला मेरे पास 3 आ जाएगा, और मेरा सेट जो है क्लोज हो जाएगा। तो क्या ये मेरा यूनियन करने पर सेट वही आया जो ओरिजिनल सेट है, बिल्कुल यही अपना ओरिजिनल सेट था 1,2,3, यही तो था अपना ओरिजिनल सेट, है ना।
यही था ना अपना ओरिजिनल सेट। तो ये आपका क्या हो गया, मतलब दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि ओवरलैप भी नहीं कर रहा है और जो एंटायर सेट है उसको कवर कर रहा है ज्वाइन करने पर। तो ये आपका कैसा होगा, इक्विवेलेंस क्लासेस होगी। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, है ना। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है पार्टीशन ऑफ सेट, ठीक है। तो ये क्या रहता है कि जब ये तो अच्छा एक सेकेंड, इन दो कंडीशन को फॉलो करने वाले सेट को हम पार्टीशन सेट भी बोल रहे होते हैं, जो मैंने थोड़ा सा आपको आई थिंक फर्स्ट वाले टॉपिक यूनिट के अंदर कवर करवा दिया हो, और नहीं करवाया ना तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट के अंदर पॉसेट है और हेस डायग्राम है, वो वहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर देख रहे होंगे। यहाँ पर थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, उसको देखना। अब दो कंडीशन होती है, एक आपका जो है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो होता है और एक आपका पैरेलल लाइंस होता है। दोनों ही केसेस के अंदर दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करते हैं। जो आपका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है, और जो आपका पैरेलल लाइंस है ना वो भी आपका किसको, ये कहाँ पर गया, इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो जो एन है वो भी दोनों आपके क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। बाकी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें इसकी, in a digraph an equivalence relation looks like a collection of isolated subgraph where, देखो पहली चीज़ तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर तीन रिलेशन होते हैं ना। एक आपका ये सिमेट्रिक हो गया, आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो ये जो तीनों के तीनों रिलेशन है, इन तीनों रिलेशन का क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। तो देखो हर नोड का सेल्फ लूप होगा। सेल्फ लूप क्यों होगा, क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ रिफ्लेक्सिव है। हर दो उनके बीच में जो नोड्स के बीच में एरो होगी वो बाई डायरेक्शनल होगी। बाई डायरेक्शनल क्यों होगी, क्योंकि आपका जो ये है सिमेट्रिक भी रहता है इक्विवेलेंस। और इफ़ देयर इज़ अ पाथ फ्रॉम ए टू बी देयर और बी टू सी, देन देयर इज़ अ डायरेक्ट एरो बिटवीन फ्रॉम ए टू सी। यानी अगर कोई ए से बी पर एरो जा रहा है और बी से सी पर जा रहा है, इट मीन्स वहाँ ए से सी पर भी एरो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे समझो कि कोई तीन नोड है अपने पास में, तीन नोड का सेट था ए बी और सी। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि कोई भी सेट है, मतलब कोई भी नोड है उसका सेल्फ लूप बन रहा होगा। तो ए के ऊपर देखो यहाँ पर ये इसका खुद का सेल्फ लूप बन रहा है, ठीक है। देन बी का यहाँ पर चेक कर लो, इसका यहाँ पर खुद का सेल्फ लूप बन रहा है, ये सेल्फ लूप बन रहा है। सी का चेक करो यहाँ पर, इसका भी खुद का जो है सेल्फ लूप बन रहा है। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी, वो है आपकी रिफ्लेक्सिव वाली, कि तीनों का आपस के अंदर खुद से रिलेशन होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव है हमारा इक्विवेलेंस, तीनों का कलेक्शन होता है आपका, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और वो ट्रांजिटिव भी होता है। तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये भाई खुद के ऊपर लूप बनाता है। सेकंड इसके अंदर है कि भाई ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि अगर ए से सी अगर एरो एग्जिस्ट कर रही है तो सी से ए भी होना चाहिए, नहीं बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। तो देखो ये बी से ए जा रहा है तो ए से बी भी आ रहा है, यानी दोनों तरफ कनेक्शन है। ए और सी के दोनों तरफ है, बी और सी के दोनों तरफ है। ये हो गया बाई डायरेक्शनल की, दोनों तरफ बी से सी की तरफ भी जा रहा है और सी से वापस बी की तरफ भी आ रहा है। ए से बी की तरफ भी जा रहा है और बी से ए की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बोल रहा है मेरा अगर ए से बी कोई रिलेशन बन रहा है और बी से सी बन रहा है तो ए से सी भी बनना चाहिए। तो चलो देखते हैं भाई, मेरा देखो यहाँ पर ए से बी रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है क्योंकि एरो इधर ही है। बी से सी भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर ए से बी, बी से सी बन रहा है तो सी से ए बनना चाहिए। तो ये देखो सी से ए रिलेशन भी तो जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ एरो, तो ये भी जा रहा है, यानी यहाँ तक फुलफिल हो गई। अब देखते हैं बी से सी जा रहा है रिलेशन, तो हमने चेक करा कि हमारा जो रिलेशन है बी से सी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। फिर बोला एक सेकेंड, सी से ए जा रहा है, देन बोल रहा है सी से ए जा रहा है, तो हमने बोल दिया हाँ सी से ए भी जा रहा है। तो बोल रहा है कि बी से डायरेक्ट ए भी जाना चाहिए। तो हमने चेक करा क्या बी से ए जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये एरो भी तो बाई डायरेक्शनल ही था तो यहाँ भी जा रहा है। नेक्स्ट बोलता है कि सी से एरो मेरे पास ए में जा रहा है, हमने बोला कि भाई हाँ सी से ए में जा रहा है। फिर बोल रहा है ए से बी में जा रहा है, हमने बोला कि हाँ भाई ए से बी में भी जा रहा है। तो बोल रहा है कि सी से बी में भी जाना चाहिए, तो सी से देखो ये बी के अंदर भी जा रहा है। तो वो हो गई कि जब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और आपका ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या बोल रहे होंगे कि वो जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और यही इसका आपका पिक्टोरियल फॉर्म हो गया। अब देखो हम कई बार क्या करते हैं कि इस तरह से इतना बड़ा घुमा कर भी एरो बना रहे होते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है, जब यहाँ पर एक ही एरो से आप दिखा सकते हो। बट जब आपको अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से अलग अलग करके, पहले देखो एक रिफ्लेक्सिव का बनाना अलग से। रिफ्लेक्सिव का कैसे बनाओगे, आपने तीनों नोड बना दिए, ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी लिख दिया। इसका इस पर लूप बना दो, इसी का इसी पर लूप बना दो, इसी का इस पर लूप बना दो। देन आप एक अलग से वापस से तीन नोड बना रहा और इनका आप ये सिमेट्रिक वाला ड्रॉ करना। सिमेट्रिक में क्या करोगे, दोनों तरफ आप एरो बना दोगे, दोनों तरफ क्या बनाओगे, बाई डायरेक्शनल एरो बना दोगे। फिर आप ये ट्रांजिटिव वाला दिखाओगे। ट्रांजिटिव वाला कैसे दिखाओगे कि मेरा रिलेशन ए से बी है, बी से सी है, तो मेरा यहाँ से यहाँ भी होना चाहिए, पहले का हो गया। फिर दूसरा बोलेगा कि जो मेरा रिलेशन है
वो यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट इधर भी होना चाहिए। मैंने बोला ये भी है। फिर एक और तीसरा और रिलेशन बोल जाएगा कि भाई मेरा जो अगर इधर से इधर मैं जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से तीनों रिलेशन दिखा दोगे, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तीन ये बनाने के बाद में आपको कंप्लीट एक तीसरा बनाना है। कब? जब सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन का आया और मार्क्स भी उसमें ज़्यादा हो पूछे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस तरह का कुछ क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि लेट ए इक्वल्स टू, एक हमको सेट दे देंगे ए एंड लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एक सेट दे दिया और बोला इसके अंदर रिलेशन तब डिफाइन होगा कब? जब x y से रिलेट होगा, जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3 की जब x में से y को माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तब उसका रिलेशन बनाना है। तो मैंने इस तरह का आपको क्वेश्चन करवा दिया। इस तरह से पहले आपको रिलेशन बनाना है, देन कंडीशन चेक करनी है, उसकी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और आपकी रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन चेक करने के बाद में आप बोल दो कि इक्विवेलेंस है या नहीं है, फिर इस इक्विवेलेंस है या फिर नहीं है। फिर इसने शायद एक चीज़ और बोली कि इक्विवेलेंस क्लासेस भी निकालो, तो मैंने आपको बता दिया हम पहले सारी क्लासेस लिख लेते हैं, फिर जो उनका क्लासेस को हम कंबाइन करके लिख रहे होते हैं, जो क्या होती है डिसजॉइंट होती है, और उनको कंबाइन करके जो मेन अपना ओरिजिनल सेट होता है एस जो हमें गिवन होता है वो वापस बन रहा होता है, तो हम वहाँ से इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल रहे होते हैं। तो ये आप यहाँ से देख लोगे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली चीज़ ऑलवेज फॉर्म पार्टीशन पॉसेट या पार्टीशन या फिर मतलब डिसजॉइंट सेट हमेशा डिसजॉइंट सेट ही बनाती है। ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन क्लास, एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक ही क्लास से बिलोंग कर रहा होगा क्योंकि तभी तो वो डिसजॉइंट है। एंड क्लासेस आर डिसजॉइंट, क्लासेस डिसजॉइंट है, यानी जब उन क्लासेस का हम इंटरसेक्शन ले रहे होंगे इसमें से और इसमें से, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वो आपका डिसजॉइंट हो गया। तो ये टॉपिक आ गया आपका। बाद में टॉपिक आता है किधर, कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ये क्या होता है? अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज अ रिलेशन दैट ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इन अ हायरार्की और सीक्वेंस, बट अनलाइक द इक्विवेलेंस रिलेशन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट एलिमेंट आर इक्वल, इंस्टेड ऑफ इट इम्प्लाइज अ प्रेसिडेंस और रैंकिंग। इसके अंदर मेनली चीज़ ये है कि बाकी चीज़ें जो अभी तक हो रही थी इक्विवेलेंस के अंदर, उनकी बजाय यहाँ पर किस पर फोकस होता है? एक शब्द ध्यान रखो, प्रेसिडेंस के ऊपर या रैंकिंग के ऊपर। इन दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मेनली जो है फोकस किया जाता है। अब देखो एक रिलेशन आर है सेट ए का, सेट ए के ऊपर, उसे हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या फिर पार्शियल ऑर्डर कब बोलेंगे? जब वो तीन प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी रिफ्लेक्सिव ही है और तीसरी प्रॉपर्टी आप ट्रांजिटिव ही है। अभी हमने इक्विवेलेंस के अंदर सिमेट्रिक पढ़ी थी, यहाँ पर उसका उल्टा आ जाएगा एंटी सिमेट्रिक। तो किसी भी हम सेट को उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए हम कब बोल रहे होंगे कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है? जब वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के रूल फॉलो कर रहा होगा, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो एंटी सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यार अब तक आपको रिफ्लेक्सिव पता चल गया है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन, आपको ट्रांजिटिव का भी पता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में और बी का रिलेशन सी के साथ में, तो ए का रिलेशन सी के साथ में भी होगा, है ना, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक भी आपको मैंने ऊपर टाइप्स ऑफ बताए तो वहाँ बता दिया। एंटी सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी से ए रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में क्या है? बराबर हैं, आपस में क्या है? बराबर है। ये आपका एंटी सिमेट्रिक होता है। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ अगर जब फॉलो होती है, ये तीन प्रॉपर्टीज़ जब फॉलो होती है तब आपका क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक। और ये रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों फॉलो होगी तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहला रहा होगा। क्या कहलाएगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहला रहा होगा, ठीक है। इसको हम पॉसेट भी बोल रहे होंगे। इसको आगे हम थर्ड नहीं फोर्थ यूनिट के अंदर डिटेल के अंदर आपके टॉपिक है कंप्लीट, मतलब इसी के ऊपर है। पॉसेट हो गया, हेस डायग्राम हो गया, इसी के ऊपर जो है कंप्लीट आपका डिटेल के अंदर चीज़ें। तो पॉसेट क्या हो गया? सेट ऑफ टुगेदर, अ सेट टुगेदर विद अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड पॉसेट एंड डिनोटेड बाय ए कोमा आर। यानी जब दो आपका एक सेट ए का उसके साथ में रिलेशन है और उनको साथ में लिख दिया जाए तो पॉसेट हो गया, पार्शियल ऑर्डर सेट हो गया। अब इसके अंदर हेच डायग्राम होता है। अभी तक हम चीज़ों को क्या कर रहे थे? डायग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी डायरेक्टेड एरो बना रहे थे और उनको जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम पॉसेट को इन जनरल जो है हेच डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको डायग्राफ्स के थ्रू हम जो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, उनके थ्रू भी कर सकते हैं, बट इन जनरल इनको हेच डायग्राम्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। हेच डायग्राम मैं बता रही हूँ हम डिटेल के अंदर फोर्थ यूनिट के अंदर जो है कवर कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका ये टॉपिक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि हेच डायग्राम्स ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हेच डायग्राम्स को यूज में लिया जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हम रिमूव कर देते हैं सेल्फ लूप को, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि सबके ऊपर सेल्फ लूप तो बन ही रहा है, ठीक है। और हम ट्रांजिटिव जो एजेस होती है उनको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है सारी की सारी कैसी बन रही होगी,
इसके अंदर देखो एंटी सिमेट्रिक है तो यहाँ बाई डायरेक्शनल तो होती नहीं है, दोनों का जो है दोनों इक्वल होती है, तो हम इनको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम जो है अपवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये उनके ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है कि किधर से किधर चीज़ें जा रही है। तो इन जनरल नीचे से ऊपर जा रही होती है, उनका रिलेशन होता है अपवर्ड डायरेक्शन की एरोज बन रही होती है। तो अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट ठीक है, बाकी जब मेन डिटेल के अंदर आपका टॉपिक आ रहा होगा वहाँ से हम जो है इसको कवर कर रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स इन पार्शियल ऑर्डर। इसके अंदर एक आपका आता है कंपेरेबल एलिमेंट, एक आता है इनकम्पेरेबल एलिमेंट, ठीक है। अब कंपेरेबल एलिमेंट और इनकम्पेरेबल एलिमेंट क्या होता है, अगर इस तरह से कोई कंडीशन लिखी हुई है कि अगर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए तो वो तो कंपेरेबल एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हो 2 और 3 का, मतलब यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे होंगे जो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, उनके बीच में हम किसी न किसी बेसिस के ऊपर कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 3 और 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो ये कैसे हैं, कंपेरेबल एलिमेंट्स है। वहीं पर इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे ए इक्वल्स टू बी, ए और बी जो इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब कोई 2 एलिमेंट्स के बीच में जो डिस्टिंक्ट होते हैं इनके बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो मैक्सिमल एलिमेंट 4 टर्मिनोलॉजीज है, इन बाई चांस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मैक्सिमल एलिमेंट, आपको एक सेट दे देंगे कि ये सेट है, इसमें बताओ मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमल एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि नो एलिमेंट ग्रेटर देन इट, कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे कोई बड़ा एलिमेंट उस पूरे सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो यार इस सेट के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे बड़ा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो 6 है, तो अपना मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो गया, 6 हो गया। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है कि नो एलिमेंट स्मॉलर देन इट, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कोई स्मॉल जो है एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यार 1 है, जिससे कोई छोटा इस वाले सेट के अंदर नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपना मिनिमल एलिमेंट कौन सा हो गया, 1 हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को 2 और अलग तरीके से बोला जाता है, मिनिमल वाले को लीस्ट एलिमेंट भी जो बोला जाता है। लीस्ट एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि यार पूरे सेट के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो ही है, मतलब बोलने का तरीका अलग तरीके से हो गया, तो वो भी अगेन यहाँ पर 1 ही है लीस्ट एलिमेंट। एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो यार वो यहाँ पर 6 ही है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका 6 हो गया। तो ये आपको आई होप टर्मिनोलॉजीज जो हैं याद रहेंगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्शियल ऑर्डर एंड टोटल ऑर्डर। अब देखो पार्शियल ऑर्डर एंड टोटल ऑर्डर है, ये पार्शियल ऑर्डर मैंने बता दिया जब सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो, कंपेरेबल हो, कंपेरेबल ना हो, नॉट ऑल एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, जैसे डिविजिबिलिटी के केस में होता है। और टोटल ऑर्डर के केस में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे कंपेरेबल होते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू की कंडीशन में होता है। इन जनरल जो है इधर का एलिमेंट है इधर के एलिमेंट के एकदम इक्वल ही होता है, वो आपके टोटल ऑर्डर की उसके केस में आ रहे होते हैं। वहीं पार्शियल ऑर्डर के अंदर इधर का एलिमेंट और इधर का एलिमेंट एक दूसरे से एकदम डिस्टिंक्ट होते हैं, या तो छोटे होंगे या बड़े होंगे, या फिर जो भी रिलेशन बन रहा होगा कुछ ना कुछ मतलब रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स का ये भी बता दिया और इनका डिफरेंस भी देख लिया। एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि द लेस देन और इक्वल टू का जो रिलेशन होता है, अब जैसे मान लो कोई एक सेट है और रियल नंबर का हमने सेट ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी रियल नंबर है वो खुद से या तो छोटा होगा या खुद के बराबर होगा। अब 2 है, 2 जो है 2 से छोटा है क्या, नहीं, बट बराबर तो है ना, मतलब ये वाली कंडीशन बराबर वाली हमेशा क्या होगी, ट्रू होगी। दूसरी चीज़ ये ट्रू होगी, मतलब ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, उस रिलेशन की जब लेस देन और इक्वल टू की बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू रिलेशन की बात कर रहे हैं। क्या ये एंटी सिमेट्रिक होता है, तो देखो यार अगर 2 है, ठीक है, वो 2 से 2 के बराबर है, ठीक है, और इसी को हमने वापस लिख दिया किसी दूसरे नंबर के बराबर, तो ये 2 और ये 2 बराबर होंगे ना, तभी तो ये 2 ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन इन दोनों का है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इट मीन्स कि ये और ये लास्ट वाला भी आपस में बराबर होंगे, यानी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी और बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। इट मीन्स कि ए इक्वल्स टू बी या फिर ए इक्वल्स टू सी, दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। अगर देखो यार ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है बी से और बी बिलोंग कर रहा है सी से, तो ए बिलोंग कर रहा होगा सी से। इसका मतलब एक ये भी हो गया कि अगर देखो 2 है जो आपका छोटा या बराबर है 3 के, ठीक है, और आपका जो 3 है वो छोटा या बराबर है 4 के, तो ऑब्वियसली जो आपका 2 होगा ये छोटा या बराबर होगा इस लास्ट वाले एलिमेंट के, ये आपका ट्रांजिटिव बोलता है। तो क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो जो लेस देन और इक्वल टू का फंक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, वो आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, इसमें पॉसेट के अंदर आता है। तो आपका जो रिलेशन लेस देन और इक्वल टू का होता है कैसा होता है, पॉसेट होता है। ऐसे ही आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर पूछ लिया कि डिवाइड रिलेशन है उसका तुम बताओ डिवाइड रिलेशन, जिसको हम जनरली इस वाले सिंबल से बता रहे होते हैं। अब ये कैसा होता है, अगर हम किन्हीं सेट पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर ले लें, ये हमने चेक करा था कौन से सेट पर चेक करा था, रियल नंबर्स के उसके ऊपर चेक करा था। अब ये जो डिवीजन वाला रिलेशन होता है, डिवाइड करने वाला रिलेशन होता है, ये पॉजिटिव नंबर के जो इंटीजर्स होते हैं उनके ऊपर ही अप्लाई होता है। उनके अंदर ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटीसिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो, आपको जो है वैलिड आंसर मिल रहा होगा। तो जो आपके पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो डिवीजन के साथ में डिवाइड रिलेशन के अंदर क्या होते हैं, पॉसेट होते हैं। इसी तरह से आपके इंक्लूजन रिलेशन होता है, ये सिंबल आपको पता होगा सबसेट का सिंबल होता है।
तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। इट मीन्स कि जो इंक्लूजन रिलेशन है वो आपका पॉसेट होता है, ठीक है, यानी वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इनके अंदर से एग्जाम में कोई प्रूफ आ जाता है तो आपको जनरली ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, इनके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना और बोलना है कि ये तो इक्वल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यार इसके अंदर कि लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 12 एंड लेट आर बी द डिवाइड रिलेशन। अब यहाँ पर ये डिवाइड रिलेशन की इसने बात कर दी एंड ड्रॉ द हैश डायग्राम। देखो इसके अंदर क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 और 12 है, ठीक है। इसके अंदर पहला रिलेशन बनाना है हमें डिवाइड रिलेशन। तो देखो पहली चीज़, एक जो है वो सबको डिवाइड कर रहा होगा, तो एक का रिलेशन 2 के साथ में भी बनेगा, एक का रिलेशन 3 के साथ में भी, एक का 4 के साथ में भी, फिर आपका एक का 6 के साथ में भी और एक का आपका 12 के साथ में बनेगा, यानी एक का रिलेशन सबके साथ में बन रहा है, ठीक है। फिर हम 2 के लिए चेक करते हैं, तो देखो 2 का रिलेशन 4 के साथ में बन रहा होगा और 6 के साथ में बन रहा होगा, और 2 का रिलेशन किसके साथ में बन रहा होगा, 12 के साथ में बन रहा होगा। अगर हम 3 के लिए चेक करें तो 3 का पहली बात तो खुद के साथ में बन रहा होगा, 3 तो वो तो खुद रह गया, 3 का फिर 6 के साथ में बनेगा, और 3 का किसके साथ में बन रहा होगा, 12 के साथ में बन रहा होगा, बस। फिर हम 4 का चेक करते हैं तो 4 खुद तो है ही, फिर 12 के साथ में बन रहा होगा और 6 के साथ में नहीं बनेगा, 6 का खुद तो है ही और 6 का 12 के साथ में बन रहा होगा। तो पहले हमने क्या लिख लिया, जो भी रिलेशन है जो इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, डिवाइड रिलेशन को, हमने वो रिलेशंस यहाँ पर जो है लिख लिए। देन इनका हैश डायग्राम कैसे बनता है, तो हैश डायग्राम मैंने बताया आपको अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है। तो सबसे पहले देखो हमने सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट लिख लिया, बाकी हम डिटेल के अंदर इससे सेकंड चल रहा है, थर्ड नहीं फोर्थ यूनिट के अंदर हैश डायग्राम डिटेल में तो वहाँ और कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बेसिक सा समझ लो कि हैश डायग्राम बन कैसे रहा है। सबसे नीचे हमने कौन सा एलिमेंट लिख दिया जिसका सबके साथ में रिलेशन है, तो इसके साथ हमने वो सबसे पहले लिख दिया। फिर देखो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका और बाकी मतलब जिनका 1 के साथ में रिलेशन है ही है, बट ऊपर के और 2 एलिमेंट के साथ में रिलेशन है, यानी 4 और 6 के साथ में कॉम्बिनेशन में रिलेशन है। तो हमने इसके जस्ट ऊपर 2 लिख दिया और इसके जस्ट ऊपर 3 लिख दिया। अब देखो यार 6 ऐसा एलिमेंट है जिसका 2 के साथ में भी रिलेशन है और 3 के साथ में भी रिलेशन है, तो जहाँ जहाँ रिलेशन होता है वहाँ हम क्या कर देते हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। और 2 का इधर सिर्फ 4 के साथ में रिलेशन है तो इसको सिर्फ 4 में लिख दिया। अब इन दोनों का 12 के साथ में भी तो रिलेशन था, तो उसको भी तो यहाँ लिख सकते थे, बट यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 12 का इसके साथ वालों के साथ भी तो रिलेशन है, 4 के साथ में भी और 6 के साथ में भी, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखा, इसको और अपवर्ड लेकर गए। अब 6 के साथ में भी 12 का रिलेशन है और 4 के साथ में भी 12 का रिलेशन है, इससे डिवाइड हो रहा है, बट इससे अपवर्ड कोई है नहीं, तो कुछ इस तरह का डायमंड काइंड ऑफ शेप बनती है जब हैश डायग्राम बनाते हैं। इन जनरल आपकी डायमंड शेप ही बन रही होती है हर जगह। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। लास्ट टॉपिक आता है आपका इस यूनिट का जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। अब जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्या रहता है, यहाँ से आप थोड़ी सी थ्योरी समझ सकते हो, रीड आउट कर लेना। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि ऐसे समझो कि हम जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका घर बना रहे हो आप, ठीक है। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि जब मकान बनता है तो कि भाई सीधी पट्टियाँ लगा दी हमने, ना तो हमने सबसे पहले वो नींव डाली, ना ही हमने दीवारें खड़ी करी, सीधी पट्टी लगा दी, इम्पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर दीवारों के ऊपर सबसे पहले पट्टियाँ नहीं डलती है। ऐसे ही कोई मान लो कोई प्रोजेक्ट कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाने के लिए बोला है ना, तो यार आपने कोड ही नहीं लिखा, आपने फंक्शंस नहीं, आपने मेथड्स नहीं बनाए, आपने कुछ फाइल्स वगैरह नहीं बनाई कि आप सीधा ही जाके आपके वो जो मैनेजर है जिसने भी आपको बोला है कि उसको सीधा जाके सॉफ्टवेयर दिखा दो कि भाई ऐसा है, वो तो एकदम इम्पॉसिबल हो गया है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट नहीं होती है, तो इसके क्या करना पड़ता है, हमें पहले नीचे से स्टेप बाय स्टेप काम लेना पड़ता है। यानी पहला टास्क कंप्लीट हुआ कि भाई सबसे पहले नींव डल गई मकान बनाने के लिए, है ना। नींव डलने के बाद दीवार का इतना हिस्सा बना और दीवार बनी और दीवार चारों तरफ की दीवारें खड़ी हो गई, ये सारे स्टेप है। अब जब दीवारें खड़ी हो गई एकदम, ये काम कंप्लीट हो गया, तभी तो तुम उसके ऊपर क्या डाल पाओगे, अब ये छत डाल पाओगे, है ना। तभी डाल पाओगे जब एक टास्क कंप्लीट हो गया। तो वही आपका ये बोलता है कौन, जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, कि अगर आपका एक टास्क कंप्लीट हो जाता है तब आपका दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। क्या होगा, जब एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा तब आपका दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। ये जो आपका सिंबल है ये आपका बता रहा होता है प्रेसिडेंस को कि पहले ये काम कंप्लीट हो गया है तो इस वाले के ऊपर जाना है, और ये हो गया है तो नेक्स्ट वाले के ऊपर जाना है। तो सेट क्या होता है, जो भी अपने फाइनाइट नंबर ऑफ टास्क्स होते हैं उनको सेट बोला जाता है। और रिलेशन क्या होता है कि कौन सा पहले ऑर्डर होगा, कौन सा पहले खत्म हो रहा होगा काम, कौन सा बाद में हो रहा होगा, उनका एक ऑर्डर, उनका एक सीक्वेंस जो है रिलेशन के अंदर दिखा रखा होता है। अब इसके अंदर देखो यार, ये जो है आपका ये भी एक पॉसेट होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। किस तरह से होता है, ऐसे समझो कि कोई एक टास्क है। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले ए काम पूरा होगा तब ये वाला ए काम कंप्लीट होगा। तो ऐसे समझो कि हमने कोई ये काम फिनिश कर दिया तो दूसरे वाला काम तो ऑटोमेटिकली फिनिश हो गया ना, क्योंकि दोनों सेम ही तो काम थे। ऐसे समझो कि आपको एक पेज होमवर्क करना था, ठीक है।
और आपको रिलेशन दे रखा है ए बिलोंग्स टू पे, यही वाला पेज बिलोंग्स टू दिसी पेज से, कि आपको यही वाला पेज करना है, दूसरा बंदा भी बोल रहा है यही वाला पेज करना है। अगर आपने एक भी बंदे की बात मानकर वो पेज काम कंप्लीट कर लिया तो दूसरे बंदे की बात तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई। वो हो गया आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आपका जो ये जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है ये रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में आता है। ये अब आपका देखो एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर T1 T2 का प्रेसिडेंस है और T2 का आगे जो है फर्दर T1 वो है जो होना चाहिए, तो अब क्या ये ऐसा होता है, हमें पता है कि अगर T1 बिलोंग कर रहा है, T1 और T2 बिलोंग कर रहे हैं अगर रिलेशन R से, तो T1 जो T2 T1 है वो अगर बिलोंग करते हैं वापस R से, तो वो कैसे हो जाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हो जाते हैं। बट क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि ऐसा समझो कि आपने पहले दीवार खड़ी करी और फिर ऊपर छत डाल दी, अब क्या वापस नीचे वाली दीवार थोड़ी खड़ी करते हो, वापस ये काम छत डालने के बाद नीचे की दीवार थोड़ी खड़ी होती है। तो वही ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है, ये कैन नॉट, ये जो बाद वाला टास्क है पहले वाले टास्क को प्रेसिडेंस नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता इसीलिए ये कैसा है, एंटी सिमेट्रिक है। अगर कर सकता था तो वो सिमेट्रिक हो जाता, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी है, यानी ये पॉजिटिव की कंडीशन में है। और ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव कैसे है, देखो यार कि अगर पहला काम T1 कंप्लीट होगा तो उसके बाद T2 स्टार्ट होगा, और जब T2 कंप्लीट होगा तब T3 स्टार्ट होगा। और ये कंडीशन ये बोलती है कि T1 का रिलेशन T2 के साथ में है और T2 का आपका रिलेशन टास्क 2 का आपका टास्क 3 के साथ में है, तो टास्क 1 का रिलेशन टास्क 3 के साथ में ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो ये रिलेशन अभी के लिए आपको क्या बोल रहा है कि ये काम जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये चालू होगा, ये कंप्लीट होगा तब ये चालू होगा, और ये कंप्लीट होगा तब ये चालू होगा। मेरे को एक बात बताओ, जब ये T1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि T2 चालू होने से पहले T1 कंप्लीट हो गया था, तो अब जब यहाँ पर T3 चालू हो रहा है तो क्या T1 कंप्लीट नहीं है, वही हो गया, यही कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, तो ये आपका पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है, तो इसको ध्यान रखना। अब हैश डायग्राम का यूज़ होता है जॉब शेड्यूलिंग के अंदर, जो मैंने आपको भी बताई दिया। हैश डायग्राम का जो है ड्रॉ कैसे होता है, भाई सबसे नीचे हम वो रिलेशन लगाते हैं जो सबके साथ में, फिर ऊपर उसका और छोटा करते जाते हैं, मतलब जितने कम कम रिलेशन आते जाते हैं उनको और ऊपर लेके चले जाते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है टोपोलॉजी सॉर्टिंग, तो इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेना। मेन चीज़ इसके अंदर प्रेसिडेंस का ही रहता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है हैश डायग्राम के अंदर ही क्रिटिकल पाथ का या टास्क ड्यूरेशन का। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, जो हमने हैश डायग्राम बनाया है कुछ इस तरह से, ऐसे ऊपर लेके गए हैं, एक सेकंड, ऐसे हमने यहाँ एक एलिमेंट रखा, यहाँ रखा, एक रिलेशन इधर बताया और कुछ ऐसे एलिमेंट लेके गए। तो अपना फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट के बीच में जो भी लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, वो आपका क्रिटिकल पाथ होता है। तो वो यहाँ पर चीज़ है। अब एग्जाम के अंदर यहाँ से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंसिडर करो आपके पास में कोई एक सेट एस है और उसका प्रेसिडेंस आपको दे रखा होगा कि भाई तीसरा काम स्टार्ट तब होगा जब पहला कंप्लीट हो रखा होगा, और तीसरा काम तब स्टार्ट होगा जब दूसरा भी कंप्लीट हो रखा होगा, देन चौथा स्टार्ट तब होगा जब तीसरा कंप्लीट हो रखा होगा, और पांचवा तब होगा जब तीसरा कंप्लीट हो रखा होगा। तो ये कुछ कंडीशन है, इनके बेस के ऊपर कौन कौन से पाथ जो है फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, एक तो हम ये वाला पाथ फॉलो कर सकते हैं कि पहले पहला कर लें, क्योंकि पहला सबसे पहले होना कंपलसरी है, फिर हम दूसरा करके फिर तीसरा कर सकते हैं। हम डायरेक्ट तीसरा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे से पहले दूसरा होना कंपलसरी है, तो हमने 2 को पहले लिख दिया, ठीक है। फिर चौथा होना कंपलसरी है, जब 3 कंप्लीट हो जाए तो चौथा होना चाहिए, जब 3 कंप्लीट हो गए तो हमने चौथा लिख दिया। और 5 के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी दी कि 3 कंप्लीट होना चाहिए, तो 5 बाद में लिख ही दो। अब यहाँ पर देखो, हमें इनिशियल के अंदर 2 के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि 2 कब स्टार्ट होगा, तो हम सबसे पहले 2 को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम 2 के बाद 3 में 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 बोलता है कि मेरे से पहले जो टास्क नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो हमने 3 से पहले यहाँ पर इस बार 1 लिख दिया। अब 2 हो गया, क्योंकि तो 2 होने के बाद 3 हो जाना चाहिए, तो 3 यहाँ पर कर देते हैं। अब 3 के बाद में 4 और 5 के लिए अगेन वापस कोई ऐसी फुलफिल कंडीशन नहीं है, सिर्फ तीनों 4 और 5 दोनों ही ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे से पहले भाई 3 नंबर का टास्क हो जाना चाहिए। तो हम इनका सीक्वेंस चाहे 4 से 5 करें या 5 से 4 करें, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों का क्या है, जगह एक ही है। तो देखो 1 और 2 को आप कैसे स्विच करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम लेवल की प्रॉब्लम्स है। 3 का आप जो है लेवल चेंज नहीं कर सकते, 3 को हमेशा बीच में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इकलौता ही है। अगेन 4 और 5 का लेवल सेम ही है, तो 4 और 5 को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होता है जब आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एग्जाम के अंदर लिख कर आना रहता है। बाकी आप यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख सकते हो, इस तरह का थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्यों जो है रिलेशन जो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स है उनके अंदर हमेशा असिमेट्रिक रहता है। तो हमने देख लिया कि जो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर आती है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, कुछ इस तरह से आप थ्योरी लिख कर आ सकते हैं कि यार एंटी सिमेट्रिक कैसे रहेगी। तो ये बोलता है कि भाई पहला टास्क कंप्लीट होगा तो उसके बाद में दूसरा टास्क शुरू होगा, ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक, और फिर दूसरा टास्क जब शुरू होगा
तब पहला टास्क कंप्लीट होगा। ये क्या होता है आपका एंटी सिमेट्री का उल्टा है, नहीं सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक क्या बोल रहा है यार, पहले पहला काम पूरा करो तब दूसरा शुरू करो। और वही वो भी ये भी बोल रहा है कि भाई पहले दूसरा काम शुरू करो फिर पहला करो। तो बंदा सुने तो किसकी सुने, एक तो बोल रहा है दूसरा पहले करो और एक बोल रहा है पहला पहले करो। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जब मशीन के पास होती है तो मशीन काम नहीं करती और वो एक सिचुएशन में चली जाती है। उस सिचुएशन को बोलते हैं डेड लॉक, यानी वो सर्कुलर डिपेंडेंसी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब भाई कोई उस मशीन को ये भी मिल रहा है कि पहले दूसरा कर, पहला बाद में करेगा, भाई पहले दूसरा काम कंप्लीट करो, और दूसरी उसे स्टेप ये मिल जा रही है भाई पहले कंप्लीट करो पहला देन दूसरा स्टार्ट करना। तो ये सिचुएशन होती है डेड लॉक की सिचुएशन। और ये सिचुएशन ना आए, क्योंकि ये सिचुएशन आने के बाद काम शुरू ना तो शुरू होता है ना ही खत्म हो रहा होता है, ठीक है, होल्ड के ऊपर, मतलब कुछ ऐसा टाइप ऑफ सिचुएशन आ जाती है मशीन में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसी कंडीशन से अवॉइड करने के लिए, ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा क्या रखते हैं, जो आपका जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम ही हमेशा किसके अंदर होती है, एंटी सिमेट्रिक होती है। यानी 2 अगर 1 से रिलेट कर रही है और 1 2 से रिलेट कर रही है ना, इसका मतलब 1 और 2 दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, यानी ये कुछ ऐसा सा ही है, A=A, ऐसा रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लास्ट आपकी जॉब शेड्यूलिंग के अंदर से मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए और यही कुछ टॉपिक्स थे जिनके साथ में आपका कंप्लीट यूनिट फिनिश हो जाता है। जो आपका रिलेशन वाला टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में से वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वाले के अंदर हम जो है फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आई होप कि आपको रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ आई होगी। अब आप जब PYQs करने बैठोगे तो कर पाओगे, क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको टॉपिक की थ्योरी के साथ साथ में करवा दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।